नमस्कार दोस्तों। कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से थोड़ी क्या बहुत देरी हो गई है, 1 घंटे देरी हो गई है। लेकिन हम लोग अब विषय पे सीधे आते हैं, आज के साहित्य की दशा और दिशा पे। साहित्य क्या है कि एक सेतु है, और सेतु जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता। आज की तारीख में साहित्य की जो दिशा हो गई है ज़्यादातर नेगेटिव हो गई है। थोड़ा सा विषयांतर करके मैं बताऊं कि जैसे आजकल का जो सिनेमा है और आज के पहले का जो सिनेमा है उसको आप देखें। पहले के सिनेमा में नायक किसान होता था, मजदूर होता था, संघर्ष करने वाला कोई व्यक्ति होता था, बेरोजगार होता था, प्रेमी होता था, बहुत सारे मतलब जो भी था वो एक लड़ता हुआ, एक जीता हुआ, एक अपनी अस्मिता के साथ। तो लोग उस वक्त सस्ते होते थे टिकट सिनेमा का देखने वाला, तो देखने वाला जो है 2 रुपये 1 रुपये में सिनेमा देख लेता था। आज की तारीख में 500 रुपये का सिनेमा हो गया है। तो 500 रुपये का सिनेमा किसान व मजदूर नहीं अफोर्ड कर सकता। अब जब वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो उनके लिए सिनेमा भी नहीं बनता। अब सिनेमा किसके लिए बनता है? अपर मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, मजदूरों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं। ठीक वही स्थिति हमारे साहित्य में हो गई है। साहित्य भी आत्ममुग्धता का साहित्य हो गया है। खुद ही लिख रहे हैं, खुद ही पढ़ रहे हैं। 4 दोस्त लिख रहे हैं, 4 दोस्त पढ़ रहे हैं, और वो भी 10 बार आपने लिखा, किताब छपवाई, पैसा देकर छपवाई, और दोस्तों को भेजा, पूछा 10 बार कि भैया पढ़ी। लोग कहते हैं हाँ पढ़वाओ। कुछ पढ़ते हैं, कुछ आधे से अधिक नहीं पढ़ते हैं और मित्रता निभाते हैं। यह मित्रता निभाना साहित्य के लिए बहुत बड़ा अपशकुन है। आप अगर मित्रता से साहित्य को अच्छा या बुरा कहेंगे, वह साहित्य नहीं है। दोस्ती अपनी अलग रखिए, साहित्य अपना अलग रखिए। जो कहा जाता है कि रचा ही बचा रह जाता है। आजकल राजनीति बहुत हो गई है। वो जो है ना कि कहा जाता है कि चुनी हुई चुप्पियां, चुने हुए विरोध। तो साहित्य में भी ये चुनी हुई चुप्पियां और चुने हुए विरोध इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं है, और वो साहित्य का कुल मिला के नुकसान कर रही है। एक नकली साहित्य। अब देखिए ना, सड़कों पर लिखा जाता है, किताबों की पटरियों की दुकान पर 150 रुपये किलो हिंदी साहित्य, 100 रुपये किलो हिंदी साहित्य। ये क्या है? ये अच्छा है, दिखने में तो अच्छा लगता है कि चलिए साहित्य इतना महंगा हो गया है, अरे इतना सस्ता हो गया है। लेकिन प्रकाशक क्या कर रहे हैं? 50 रुपये की किताब 500 रुपये में छाप रहे हैं। कोई क्यों खरीदेगा? अच्छा खरीदेगा भी तो दुकान पे मिले तो सही, मिल ही नहीं रहा है, तो कैसे कोई खरीदेगा? आपको बताऊं कि किताबों की दुनिया इतनी जटिल दुनिया है, खासकर प्रकाशक और लेखक और पाठक संबंध, ये 3 संबंध बहुत घनात्मक संबंध थे। लेखक, प्रकाशक और पाठक का, ये तीनों मिलके एक नई दुनिया बनाते हैं, एक पाठकीय दुनिया, एक लेखक की दुनिया बनाते हैं। और लेखक और पाठक आपस में एक बहुत बड़े दोस्त होते हैं। ये बेईमान और कमीने प्रकाशकों ने ये लेखक, प्रकाशक और पाठक का संबंध खत्म कर दिया है। 50 रुपये की किताब 500 रुपये में रखते हैं, 700 रुपये में रखते हैं, 1000 रुपये में रखते हैं, तो कोई कैसे खरीदेगा? अच्छा, वो किताब छापते हैं पाठक के लिए नहीं छापते हैं, वो अपने व्यापार के लिए छापते हैं। वो सरकारी लाइब्रेरियों में किताबों को कैद करने के लिए छापते हैं। उनको 50 जगह रिश्वत देनी होती है, मंत्री को देनी है, IAS अफसर को देनी है, बाबू को देनी है, लाइब्रेरियों को देनी है, 50 जगह। अच्छा, आने जाने का खर्च सब उसमें जोड़ लेते हैं। अच्छा, होता क्या है कि आप जाइए रेलवे स्टेशन पर, किताब आगे बढ़ती ही नहीं प्रेमचंद और शरदचंद्र से आगे। आपको कोई नई किताब बहुत कम दिखेगी। अंग्रेजी की किताबें तो दिखेंगी, हिंदी की किताबें नहीं दिखती है। फिर वो जासूसी उपन्यास या वो पॉपुलर उपन्यास दिखेंगे जिसको आप लुंगी साहित्य कहते हैं। बाकी साहित्य आपको नहीं दिखेगा। आप किताब की दुकान पर चले जाइए, लिमिटेड किताबें हैं और लिमिटेड ही बिकेगी। आप इतनी किताबें छाप रहे हो, दुकानों पर रखते नहीं और कहते हैं साहब बिकता नहीं। मुझे निर्मल वर्मा की याद आती है। निर्मल वर्मा की किताबें राजकमल प्रकाशन वाले छापते थे, और बाद के दिनों में उनकी रॉयल्टी इतनी अचानक बढ़ गई
अब वो मामला दूसरा था, लेखक और प्रकाशक का मामला नहीं था, पाठक का भी मामला था। एक स्त्री उसमें बीच में आ गई। तो स्त्री जब तक प्रकाशक से निभाए रहेगी, अब मैं उस स्त्री का नाम संकोचवश या मर्यादावश नहीं लेना चाहता, तब तक निर्मल वर्मा को इतनी अधिक रॉयल्टी मिलने लगी कि पूछिए मत। उस स्त्री का संबंध खत्म हुआ प्रकाशक से और निर्मल वर्मा की रॉयल्टी खत्म हो गई। रॉयल्टी अपनी और रॉयल्टी नहीं मिली। क्या तो किताबें बिक रही थी। ज़्यादातर प्रकाशकों का यही बहाना होता है कि साहब किताब बिक नहीं रही है। निर्मल वर्मा ने उस लेख में एक लेख लिख के अपनी मुश्किल बताई थी और बताया था कि मैं दिल्ली के कई प्रकाशकों को निजी रूप से जानता हूँ जिनके पास प्रकाशन के अलावा कोई, हिंदी किताबों के छापने के अलावा कोई और कारोबार नहीं है। वो कहते हैं कि किताबें नहीं बिक रही हैं, लेकिन उनकी कारें लंबी होती जा रही हैं, कोठियाँ बड़ी होती जा रही हैं, फार्म हाउस बढ़ते जा रहे हैं। तो कहाँ से? ये किसी प्रकाशक ने आज तक जवाब दिया नहीं। सच यही है कि वो लाखों करोड़ों रुपए की खरीद हर साल होती है। विभिन्न किस्म किस्म की खरीद, सरकारी खरीद है। हर प्रदेश में 8-8, 10-10 किस्म की खरीद है किताबों की। नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पे अलग है। राजा राम मोहन राय ट्रस्ट की में ऑलरेडी मानव संसाधन मंत्रालय ने करोड़ों रुपए का बजट सेंट्रल कमेटी को भी दे रखा है और सभी स्टेट्स में दे रखा है। साक्षरता तक में बजट है, करोड़ों का बजट है और एक एक प्रकाशक करोड़ों करोड़ों का व्यवसाय हर साल करता है। लेकिन लेखक को एक पैसे की रॉयल्टी नहीं देता। उल्टे जो कुछ अफसरों की बीवियां लेखक बन गई है, कुछ अफसर लेखक बन गए हैं, कुछ पैसे वालों की बीवियां लेखक बन गई, वो पैसा देके प्रकाशकों का दिमाग और ख़राब करती है। मैं बताऊं कि हमारे लखनऊ में एक कवि है, बहुत अच्छे कवि है, मशहूर कवि है, मंच पे जाते हैं, मंची कवि कह सकते हैं आप उन्हें, लेकिन कवि मंची भी है और वैसे भी है। एक बार एक प्रकाशक के पास हो गए और पहले उन्होंने फ़ोन किया लखनऊ से कि मैं मिलना चाहता हूँ और आपके यहाँ किताबें, उनकी कई किताबें पहले से छपी हुई, ऐसा नहीं है, लेकिन वो राजकमल से छपवाना चाहते थे। अपॉइंटमेंट लेके लखनऊ से दिल्ली गए और मिले और पांडुलिपि उनके बेस पे रखी और प्रकाशक ने कहा, अरे आप इतने बड़े कवि, आपकी कविताओं को क्या देखना, और आप छपेगी, बिल्कुल छपेगी। दुनिया भर की बातें की, उस आदमी ने पांडुलिपि पलट के नहीं देखी। जब वो चलने लगी कवि मित्र हमारे, तो उसने कहा कि ऐसा है कि अकाउंट्स विभाग में चल रही है। उन्होंने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा वहाँ 2 लाख रुपये जमा करा दिए। उन्होंने कहा किस बात? उनका किताब छपवाने के लिए। पूछा उन्होंने, करे 2 लाख रुपये किताब छपवाने, मगर पैसा दे के ही किताब छपवानी तो 20,000 25,000 यही रेट है। और ये एक बात भी कम से कम 10 साल पुरानी बता रहा हूँ आपको मैं। खैर वो बहुत गुस्सा हुआ, उन्होंने हमें पैसा दे के नहीं। उन्होंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है 2 लाख रुपये। तो उन्होंने कहा आफ्टर आप राजकमल प्रकाशन के बैनर से छपेंगे। वो बहुत गुस्सा हुए और आए, हमें उन्होंने किस्सा बताया। तो हमने कहा फिर किया क्या? उन्होंने कहा कुछ नहीं, हमने पांडुलिपि उठाई और चल दिए। हमने कहा आपने एक गलती की। उन्होंने कहा क्या? हमने कहा आपको जूता निकाल के या चप्पल जो भी पहने रहे होंगे निकाल के 2 जूता या 2 चप्पल दे देने चाहिए थे। कि क्या तरीका है? खैर उन्होंने कहा हाँ सही कह रहे हैं आप, ये करके मुझे आना चाहिए था। मतलब उनकी किताब छपी, दूसरे प्रकाशक ने छापी, बिना पैसा लिए छापी। लेकिन प्रकाशकों ने ये अजब गोरख धंधा बना रखा है कि लेखकों की पूंजी से अपनी नई पूंजी खड़ी कर रहे हैं। अरे आपको स्क्रिप्ट नहीं पसंद आती, नहीं समझ में आती, आपको कच्ची लगती है, पक्की लगती है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको छापते भाई। कोई किसान ऐसा है क्या कि अपना अनाज खेत में पैदा करे और किसी को मुफ्त में दे दे और उसके लिए पैसे भी दे दे कि भैया ये पैसे लो, हमारा इतना गेहूँ ले जाओ, इतने कुंटल या इतने कुंटल धान ले जाओ? ऐसा कोई किसान कर सकता है? या कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी तरह का, कोई कपड़ा बनाता है, कोई कुछ बनाता है, ऐसा कर सकता है क्या? लेकिन एक लेखक है ऐसा जो ऐसा करने लगा है। ये बंद होना चाहिए, तुरंत से बंद होना चाहिए। आपको बताऊं, तमाम लेखक मित्र हो सकता है इस वार्ता को सुन रहे हो, बातचीत को सुन रहे हो, उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि सरकारी जितनी भी खरीद होती है उनमें लेखकों की रॉयल्टी देना तय होता है। हुआ ये कि दूरदर्शन जब बहुत पहले तमाम चैनल नहीं थे, तो दूरदर्शन जो अपने धारावाहिक प्रसारित करता था, उसमें जो प्राइवेट तमाम सारे धारावाहिक निर्माता पहुंचे थे, वो अपने कलाकारों के साथ अक्सर अन्याय करते थे और उनका पैसा खा जाते थे। तमाम कलाकारों ने दूरदर्शन को शिकायत की, साहब शूटिंग की, सीरियल ये फला बना और फला फला हमने रोल किया और हमको पैसा नहीं मिला। या कोई टेक्नीशियन जाता था, साहब हमको इतना काम किया, नहीं पैसा नहीं मिला। तो दूरदर्शन के पास शिकायतों का अंबार लग गया। तो दूरदर्शन ने नियम बना दिया कि जब तक सभी कलाकार, टेक्नीशियन या जो भी लेखक हैं, वो जो भी लोग हैं, वह लोग जब तक एनओसी नहीं देते तब तक आपका
धारावाहिक चलाया नहीं जाएगा। अब होने लगा कि, अब बाद में हुआ कि बैंक अकाउंट में आप सीधे पैसा डालिए, क्या क्या है, ये सारी चीज़ें होने लगी। तो मैंने लखनऊ में बहुत सारे प्रकाशकों से कहा, अरे बहुत सारे लेखकों से भी कहा कि आप लोग कुछ करिए, और सरकार ऑलरेडी रॉयल्टी देती हुआ प्राविधान है कि साहब हम आपको रॉयल्टी देंगे, और वह प्रकाशक करता है क्या, लेखक के नाम से फर्जी दस्तखत करके उनको रॉयल्टी दे देता है, और रॉयल्टी देता नहीं, वहाँ लिख के दे देता सरकार में विभागों को कि साहब हमने रॉयल्टी दे दी, और रॉयल्टी आपको मिल गई है, लेखक के उसे दस्तखत करके दे देता है। मैं कुछ खरीद कमेटियों में मेंबर रहा हूँ, मैंने धांधली देखी है और इसका विरोध किया है। तो एक तो रहा, तो होता क्या, प्रकाशक जब आपको 50 रुपये की किताब 500 में बेचेगा, 700 में बेचेगा, तो कोई पाठक भला इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि 50 रुपये की चीज़ 500 रुपये में खरीदेगा, वो नहीं खरीदता फिर। अच्छा, आपकी किताबें दुकानों पर होती नहीं है, तो फिर अगर कोई ख़रीदना भी चाहे तो कैसे खरीदेगा, बहुत मुश्किल काम है। चलिए, ये तो हुआ लेखक, प्रकाशक और पाठक का। नहीं, फिर भी अब एक सबसे अच्छी बात ये हुई है कि इंटरनेट आ गया है, और इंटरनेट पर हिंदी पाठकों का इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा सागर है, अथाह पाठक है। अगर ये इंटरनेट पर हिंदी ना होती तो समझ लीजिए कि हिंदी तो गंगा में डूब गई होती, पता नहीं किस बंगाल की खाड़ी में ख़त्म हो गई थी। लेकिन हिंदी का बाज़ार चूँकि इतना बड़ा है, इतना समृद्ध है कि हिंदी को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, कोई बेईमान प्रकाशक भी ख़त्म नहीं कर सकता, कोई दुष्ट लेखक भी नहीं ख़त्म कर सकता। जो पैसे दे के छपवा रहे वो लोग तो अपना नरक बुन ही रहे हैं, लेकिन जो प्रकाशकों ने ये गंदा धंधा शुरू किया ना, इसको कैसे काबू किया जाए, ये जरूर देखना होगा। और ये जो चुनी हुई चुप्पियाँ, चुने हुए विरोध हमारे लेखकीय दुनिया में आ गए हैं कि एक घटना अगर वो दलित से जुड़ी है या मुस्लिम से जुड़ी है तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा करती है, अगर किसी सवर्ण से जुड़ी है, किसी और से जुड़ी है, तो घटना ही नहीं होती है, चाहे कितनी भयंकर और कितनी विद्रूप घटना हो। इस जकड़बंदी को भी तोड़ना पड़ेगा। लेखक होता है, किसी वैचारिकता का गुलाम नहीं होता है, किसी पार्टी का लेखक नहीं होता है। लेखक पूरे समाज का होता है, चाहे वो अच्छा समाज हो चाहे बुरा समाज हो। आप याद कीजिए टॉलस्टॉय को, आप याद कीजिए वाल्मीकि को, आप याद कीजिए तुलसीदास को, आप याद कीजिए कबीर को। मैं आज की बात रखी, लेकिन कुछ जोड़ना चाहता हूँ। कबीर के जीवन में एक घटना है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कबीर के पास प्रेम बहुत है। आप उनकी रचनाओं में भी लगातार देखें कि सामाजिक तोड़फोड़ में जितनी उन्होंने बात की है वो आसान नहीं है, लेकिन प्रेम पर भी बात की उन्होंने। ढाई आखर प्रेम का वैसे ही तो नहीं लिखा जाता ना, पढ़े सो पंडित हो, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो कबीर के रचना में ही नहीं, कबीर के जीवन में भी प्रेम है। अब एक घटना बताता हूँ कबीर के जीवन, क्योंकि उनका विवाह हुआ और उनके बारे में, कबीर के बारे में बहुत सारी बातें लोग जानते हैं कि वो एक विधवा के पुत्र थे और किसी ने उनको फिर पाला। वहाँ वो क्या नाम है, सारनाथ में एक तालाब में पाए गए, क्या क्या बहुत सारी घटनाएं हैं उनके बारे में भी कहा। वो सोचिए, कबीर और अमीर खुसरो दोनों एक ही पीरियड के हैं। अमीर खुसरो भी बहुत बड़े कवि हैं, लेकिन वो राजप्रसाद में वो राजाओं के पोषित कवि हैं। कबीर सड़क पर है और मार खाते हुए कवि है। लगातार ऊपर जो भी शासक रहा, जैसा भी रहा, उनके ऊपर अन्याय, जुल्म और तमाम सारी, और सारे मतलब चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, उनसे कुढ़ते बहुत थे, क्योंकि वो सबकी अंधविश्वास पे, सबकी मूर्खताओं पे तुरंत चोट करते थे। लेकिन वो इसलिए कर लेते थे ना कि वो मन के साथ थे। और कबीर के बारे में एक चीज़ और बताऊँ आपको कि कबीर गोरखनाथ के अनुयायी थे, नाथ पंथ से जुड़े हुए थे। और नाथ पंथ इतना समृद्ध पंथ है कि मैं बताऊं आपको कि कहा जाता है कि गोरख, बल्कि रजनीश ने कहा है कि गोरख बीज है और ये कबीर, नानक, मीरा, ये सब उनकी शाखाएं हैं। एक वृक्ष है, मतलब गोरख बीज है, उस बीज से जो वृक्ष होता है उसकी शाखाएं हैं लोग। और वो कहते हैं कि अगर आप वृक्ष को काट दें, शाखाओं को काट दें,
काम चलेगा, लेकिन बीज को बचा के रखना है। वो एक अलग कहानी है, मैं अभी फिर आगे बताता हूँ। तो कबीर के का जब विवाह हुआ तो जब पहली रात अपनी पत्नी से मिले तो उन्होंने पूछा अपनी पत्नी से, क्या तुम किसी से प्रेम करती हो? तो पहले तो वो नहीं नहीं कहती रही, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बाद के समय में जब कबीर ने बहुत मनुहार किया तो उसने कहा, एक लड़के से मुझे प्रेम है, जो लड़का उनका कहाँ रहता है, उनका हमारे पड़ोस का एक लड़का, उससे मुझे प्रेम है। तो कबीर ने कहा कि चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें उस लड़के के पास छोड़ आता हूँ। तो पत्नी उनकी कहने लगी कि नहीं, अभी बारिश हो रही है बहुत तेज बाहर, सुबह चलेंगे। तो कहा नहीं नहीं, अभी अगर नहीं चले तो देर हो जाएगी और सुबह जाएंगे तो कहेंगे लोग कि रात बिता के आई है। तो कहा तुम्हारी माँ नाराज हो जाएगी। तो कहा मैं माँ को समझा लूंगा, नहीं तुम चलो। फिर उसने कहा मान लीजिए कि वो हमको लड़का हमको न स्वीकार करे तो कबीर ने कहा तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। तो कबीर की पत्नी रो पड़ी और वो कहा इतना प्रेम सब इस्तेमाल किया कि इतना प्रेम तो मुझे वो भी नहीं करता जितना तुम कर रहे हो, और मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ। तो प्रेम तो सचमुच ये होता है। लेकिन हमारे यहाँ आजकल प्रेम क्या हो गया, जैसे कोरोना टाइम का ग्लव्स हो गया कि अभी पहना अभी निकाल के फेंक दिया, अभी जैसे वो मास्क हो गया हो कि अभी पहना अभी उठा के फेंक दिया, यूज एंड थ्रो। ये प्रेम नहीं है, ये कुछ और है। कबीर के जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। सोचिए कबीर का जब वहाँ के काशी के पंडितों ने बहुत विरोध किया, काशी में मिली जुली आबादी है, मुस्लिम भी बहुत है वहाँ, मुसलमानों ने भी बहुत विरोध किया उनका। अच्छा, माना जाता है हिंदू धर्म में कि काशी में जो मरता है उसको स्वर्ग मिलता है। कबीर ने चुनौती दी कि ठीक है मैं ऊसर में जाकर रहूँगा, और गोरखपुर के पास बस्ती जिले में मगहर है, उस ऊसर में आके आमी नदी के किनारे वो रहने लगे और वही दिवंगत भी हुए। वो एक अलग कथा है। आप तुलसी के जीवन में आइए, तुलसी के जीवन में भी एक से एक बातें हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रमों में पढ़ाए ऐसी मूर्खता भरी बातें पढ़ाई जाती है उनका कोई हिसाब नहीं है। तुलसी के जीवन की दो घटनाएं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब लोग जानते हैं कि तुलसी जो पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया कि साहब वो लास्ट पे तैर के चले गए और सांप को रस्सी समझ के चले गए, ऐसी घटनाएं उनके जीवन में शायद है भी कि नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं, तुलसी जैसे महाकवि, दुनिया में तुलसी जैसा कोई कवि हुआ नहीं अभी तक, आगे भी खैर क्या होगा। उनके जीवन में दूसरे तरह की भी घटनाएं बहुत है। जैसे कानपुर में एक बार संतों का जमावड़ा हुआ, तब तुलसी बहुत बड़े कवि नहीं थे, उनकी विनय पत्रिका आ चुकी थी और उसके तमाम जो समकालीन थे उससे ईर्ष्या करने लगे थे, और उस ईर्ष्या में तमाम सारे लोग उनसे जलने भूलने में बहुत सारी मूर्खताएं करने लगे। तो कानपुर के संतों के जमावड़े में भी उनसे बहुत लोग जलने वाले पहुंचे हुए थे, और व्याख्यान जब समाप्त हुआ तो भोजन का जब समय आया तो उनको सबसे किनारे बैठाया गया, बिल्कुल लास्ट में, आखिर में, और जो कहते हैं पात्र भी नहीं दिया गया। तो जब रोटी का नंबर आया तो तुलसीदास ने हाथ में रोटी ले ली, लेकिन जब दाल परोसने वाला आया तो उन्होंने उससे कहा कि भाई पात्र तो है नहीं, कैसे दाल हो। तो परोसने वाले ने इंटेंसली कहा कि पात्र है ना, उनका कहाँ है, बगल में जूता रखा था, क्या है क्या है। तुलसीदास ने जूते में दाल ले ली और खा लिया। बाद में जब तमाम और संतों को पता चला कि तुलसीदास को जूते में दाल खानी पड़ी है तो उन्होंने विरोध किया और कहा कि ये तो ठीक नहीं, कि आपको विरोध करना चाहिए था और वही बवाल काट देना चाहिए था कि क्या तरीका है। तो तुलसी ने कहा ये लोग यही तो चाहते हैं कि हम जूते में दाल का झगड़ा लेके बैठ जाए, अपनी रचना अपना काम भूल जाए, और मुझे यह सब करना नहीं, मुझे अपना काम ही करना है। और फिर संत सम्मेलन से अपमानित होकर चले गए। देखिए कहा जाता है ना, सफल होने के लिए अपमान भी बहुत पीना पड़ता है। तो कबीर हो तुलसी हो, उन्होंने अपमान भी बहुत पिए। एक घटना और देखिए याद आ गई है तुलसीदास की कि लोग कहते हैं अकबर के समय में तुलसी हुए। मैं मानता हूं कि अकबर के समय में नहीं तुलसी हुए, तुलसी के समय में अकबर हुए। बहरहाल अकबर ने एक बार तुलसी को पैगाम भेजा कि मिलना चाहता हूं, तुलसी नहीं गए। 2 बार भेजा, 3 बार भेजा, हर पैगाम को तुलसी ने रिफ्यूज कर दिया और कभी नहीं गए।
अंततः अकबर बहुत नाराज हुआ और तुलसीदास को कैद करके बुलवा लिया, और चूंकि कैद करके आए गए तो सीधे दरबार में पेश किए गए। अकबर उससे पूछा कि ये बताइए, इतनी बार आपको मैंने बुलाया था, आप आए क्यों नहीं? तो तुलसीदास ने कहा मेरा मन नहीं हुआ। अकबर ने कहा मन नहीं हुआ तो ठीक है, आपको मालूम है किस काम के लिए मैंने बुलाया है? तुलसीदास ने कहा मुझे मालूम है। तो कहा खाक मालूम आपको? तो तुलसीदास ने फिर विनम्रता से कहा कि नहीं, मुझे मालूम कि आपने किस लिए बुलाया है। तो अकबर ने कहा अरे आपको बिल्कुल नहीं मालूम, मैं आपको नवरत्न बनाना चाहता हूँ, इस बात मैं जानता हूँ, और नवरत्न बनाने के लिए आपको बुला रहा था। तुलसीदास ने फिर विनम्रता से कहा कि हाँ, मुझे यह बात नहीं मालूम है। अकबर सन्न रह गया। उसने कहा है नवरत्न बनने के लिए लोग एक से एक है, एड़ी चोटी एक किए हुए नाक रगड़े जा रहे हैं, और आप है कि जानते हुए भी नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा दिक्कत क्या है? अकबर ने पूछा दिक्कत क्या आपको है? तो उन्होंने दोहा कहा था उस वक्त, तो दोहा मुझे तुरंत नहीं याद आया। उसका अर्थ ये था कि अकबर से उन्होंने पूछा कि ये बताइए, जिसने नारायण की मनसबदारी कर ली हो, वो किसी नर की मनसबदारी कर सकता है क्या? अकबर तुलसीदास की भावनाओं को समझ गया। उसने कहा कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब आप जा सकते हैं। और तुलसीदास, सोचिए तुलसीदास दिनों भिक्षा पर अपना जीवन यापन करते थे, और उस वक्त भिक्षा भी आज की तरह नहीं मिलती। एक एक दाना लोग घर से भिक्षा लोगों के घरों से बटोरते थे। कई बार भोजन भर का भी अनाज नहीं हो पाता था। तो दाना दाना भिक्षा बटोर कर भोजन करने वाला व्यक्ति कह रहा है कि साहब मुझे नवरत्न नहीं होना है, क्योंकि मैंने नारायण की मनसबदारी कर दी है और नर की मनसबदारी अब नहीं कर सकता। ये आसान है क्या? लेकिन तुलसीदास ने तो ऐसा किया। अच्छा चलिए, अकबर ना होता, वहाँ औरंगजेब होता तो क्या हुआ होता? तय मानिए औरंगजेब ने तो तुलसीदास को सर कलम कर दिया होता। अकबर ने इतनी उदारता दिखाई और तुलसीदास को जाने दिया। और तुलसीदास ने बहुत मतलब जो कहते हैं ना परिपक्वता की पराकाष्ठा थी, तभी तो रामचरितमानस वो लिख पाते हैं, श्री रामचरितमानस। और देखिए ना, मतलब रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसको रिक्शे वाला भी समझ लेता है, मजदूर अनपढ़ मजदूर भी समझ लेता है, और एक से एक फिलासफर है जो भी समझते हैं और उस पर व्याख्यान देते हैं। मुझे याद है पंडित श्रीनाथ चतुर्वेदी जब सरस्वती के संपादक थे, तो उन्होंने सरस्वती का एक पूरा विशेषांक निकाला तुलसीदास की एक चौपाई पर, और उन्होंने तमाम लेखकों से, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, बहुत सारे लेखकों से वह एक चौपाई लेखकों को भेजी और कहा कि इस पर आप लोग लेख लिख कर भेजिए। और हम सरस्वती का विशेषांक इस एक चौपाई पर, और प्रसंग है चित्रकूट का जिसमें जनक गए, जनक का संवाद है राम जनक का, वो चौपाई है। और लोग लेख लिख, सोचिए एक चौपाई पर 4-4, 5-5 पन्ने के, 6-6 पन्ने के लेख लोगों ने लिख के भेजे हैं। उसमें कुबेरनाथ राय ने एक लेख भेजा और कुछ समय बाद उनको लगा कि नहीं, कुछ चीज़ें और उसमें जोड़नी चाहिए, कुछ घटानी चाहिए, तो उन्होंने एक नया लेख लिखा और पंडित श्रीनाथ चतुर्वेदी को लिख कर भेजा। उन्होंने कहा कि अगर पत्रिका छपी न हो तो उस लेख को ड्राफ्ट करके इस नए लेख को ले लिया जाए। पंडित श्रीनाथ चतुर्वेदी ने देखा कि इस नए लेख में भी नई बातें और पुराने लेख में दूसरी बातें हैं, तो दोनों लेख छाप दिया उन्होंने, सोचिए। और वो सरस्वती का विशेषांक तो निकला ही, और फिर बाद में उन्होंने उसको पुस्तका रूप भी दिया। अद्भुत मानी करके उस पुस्तक अभी भी है। अब बाजार में जिस तरह मिलनी चाहिए उस तरह नहीं है, लेकिन है। तो अगर एक चौपाई पर पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है, कई सारे लेखक लेख लिख सकते हैं, सोचिए तुलसीदास। और अभी भी रामचरितमानस जो कहते हैं ना, प्रसार संख्या जो कितना ये है वो है। मेरी सूचना यह है कि गीता प्रेस गोरख, रामचरितमानस कई सारे लोगों ने छापा, सिर्फ गीता प्रेस ने नहीं छापा। गीता प्रेस ने जो रामचरितमानस छापा है, मेरी सूचना है कि कम से कम 15-20 हज़ार कापियाँ रोज बिकती है। और यहाँ 2000 किताब अगर साल भर बिक जाती है तो लोग कहते हैं बेस्ट सेलर है। और सोचिए जो 15-20 हज़ार रोज जो प्रति बिकती हो जिसकी, वो बेस्ट सेलर नहीं है। दुनिया की ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें रामचरितमानस का अनुवाद न हुआ। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ रामचरितमानस का बखान न हो। पूरी दुनिया में रामचरितमानस एक अकेला काव्य ग्रंथ है जो पढ़ा जाता है, बोला जाता है। बताऊंगा आपको, लखनऊ में एक बार क्या हुआ कि तुलसी जयंती पर एक कार्यक्रम किया गया। आचार्य विष्णुकांत शास्त्री तब यहाँ राज्यपाल हुआ करते थे, उनको उसमें मुख्य अतिथि बनाया गया। दुर्भाग्य से जिस दिन
कार्यक्रम था उस दिन, उनको बहुत तेज़ बुखार हो गया, वो कार्यक्रम में नहीं आ पाए। तो उन्होंने अपने प्रमुख सचिव को यह संदेश देने के लिए भेजा, चिट्ठी लेकर, कि मैं बुखार बहुत तेज़ है और मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो आयोजकों ने प्रमुख सचिव से कहा कि आप ही फिर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बन जाए। तो प्रमुख सचिव ने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है, और अगर संभव होगा भी, बहुत जब जोर डाला गया उनका, बिना आचार्य जी से पूछे मैं ये काम नहीं कर सकता। आचार्य जी मतलब विष्णुकांत शास्त्री। युवा की फ़ोन कर लीजिए, फ़ोन पे पूछिए। उन्होंने कहा नहीं, ये काम मैं फ़ोन पर भी नहीं कर सकता। तो लोगों ने पूछा फिर क्या किया जाए। उन्होंने कहा मैं जाऊँगा और आचार्य जी से अनुमति लूँगा कि ऐसा कहा जा रहा है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर अनुमति देंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा, और नहीं आ पाऊँगा तो आपको फ़ोन करके सूचित कर दूँगा। उधर मोबाइल का ज़माना भी नहीं था, लैंडलाइन फ़ोन थे। वो प्रमुख सचिव गए और विष्णुकांत शास्त्री ने उन्हें अनुमति दे दी कि ठीक है, आप जाइए और मेरी जगह ले लीजिए। आके उन्होंने मुख्य अतिथि का पद स्वीकार किया, और जब उनका भाषण शुरू हुआ तो उन्होंने शुरुआत ही कि तुलसी जयंती मनाने की ज़रूरत क्या थी, और बार बार ये बात वो कहते रहे, तुलसी जयंती मनाने की जरूरत क्या थी। अच्छा, इत्तेफाक से वो प्रमुख सचिव थे दलित, नाम है शंभूनाथ। अब नीचे श्रोताओं में से लोगों ने कहना शुरू किया कि ऐसे आदमी को बुलाने क्या है जो तुलसी जयंती पे ही सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन शंभूनाथ ने तुलसीदास पे इतना बढ़िया व्याख्या, उन्होंने कहा तुलसीदास जयंती मनाने की जरूरत है, हम तो रोज हर क्षण जयंती मनाते हैं। शायद ही कोई घर हो जहाँ रामायण न पढ़ी जाती हो, शायद ही कोई दुनिया में कोई जगह हो जहाँ रामायण न हो। किसी के घर में है, किसी के घर में, हर जगह, हर शहर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में रामचरितमानस आपको मिलेगी, वो लोग पढ़ते हुए मिलेंगे। तो तुलसी जयंती तो हम रोज़ मनाते हैं, तो कोई एक दिन मुकर्रर करने की जरूरत नहीं, रोज़ बनाइए। और इतना बढ़िया व्याख्यान शंभूनाथ ने दिया। मैं समझता हूँ कि आचार्य विष्णुकांत शास्त्री भी होते तो शायद वैसा ही व्याख्यान वो भी देते। तो कई बार संगत से भी, शंभूनाथ जी वैसे भी विद्वान आदमी, और दिनकर पर उनकी PhD है, और रांची के रहने वाले, उत्तर प्रदेश में आके बस गए। बहुत विद्वान आदमी, IAS हुए, लेकिन IAS हो के भी उनके अंदर संवेदनात्मक चीज़ें अभी भी है, अभी जीवित हो। और इस ढंग से उन्होंने तुलसीदास की तमाम किस्सों को रखा, रामचरितमानस के तमाम किस्सों को रखा कि पूछिए मत। और एक पंडित राम किंकर उपाध्याय हुए, उनको तो मैंने देखा कि एक चौपाई पर 10-10 दिन तक प्रवचन करते रहते, एक चौपाई पर। और मतलब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, और साल में एक बार लखनऊ आते थे। मैंने उनके कई सारे प्रवचन सुने, और बड़े बड़े व्याख्यान वहाँ फेल हो जाते थे राम किंकर उपाध्याय के आगे। सोचिए, राम किंकर उपाध्याय दक्षिण भारत में कहीं थे, और उनको लगा कि नहीं, अब मेरी मृत्यु करीब आ गई। उन्होंने लोगों से कहा कि मुझे तुरंत, मतलब कार्यक्रम रद्द किया, उन्होंने कहा तुरंत मुझे अयोध्या पहुँचाया जाए। उनको चार्टर प्लेन से तुरंत अयोध्या पहुँचाया गया, और अयोध्या आने के कुछ घंटे के अंदर उन्होंने प्राण त्याग दिए। ऐसा था उनका राम से लगाव, पंडित राम किंकर उपाध्याय का। तो तुलसी हुए, कबीर हुए, तमाम सारे लोग हैं जो मतलब अपने जीवन को रचना में ही, और रचना में ही, चलिए ये लोग तो भक्त कवि थे, तुलसी हो या कबीर को भी मैं भक्त ही मानता हूँ। ठीक है, वो तमाम सारी प्रथाओं को मतलब तोड़ते हुए और तमाम सारी मुश्किलों को हरते हुए आए हैं। मैं आपको एक इधर के कवि पर आता हूँ, महादेवी वर्मा पर। तमाम सारे लेखकों को मैंने देखा है कि वो कई बार याचक बन जाते हैं, वो ठीक नहीं होता। सोचिए, महादेवी वर्मा, आज की आधुनिक कविता में तो महादेवी वर्मा जैसी कोई कवित्री आज तक तो नहीं हुई, अभी तक, आगे क्या होगी। ठीक है, वो तुलसीदास नहीं है, वो कबीर नहीं है, लेकिन महादेवी है वो। उन दिनों की बात है जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति होते थे। राजेंद्र प्रसाद की पत्नी जो है वो इलाहाबाद के आसपास या इलाहाबाद की रहने वाली, कोई भी कारण रहा होगा, इलाहाबाद का संपर्क था, वहाँ से महादेवी का संपर्क बना उससे। तो एक बार जब वो दिल्ली गई तो राष्ट्रपति भवन में गई, राजेंद्र प्रसाद की पत्नी से मिली, और वो बड़ी आत्मीयता से मिली भी। और जब चलने लगी महादेवी वहाँ से, तो राजेंद्र प्रसाद की पत्नी, सोचिए राष्ट्रपति की पत्नी है, और वो कह रही थी कि साहब अगली बार महादेवी जब आइएगा तो एक सूप लाइएगा, जो सूप जिससे अनाज फटका जाता है। उनका यहाँ सूप मिलता है, चावल और साफ करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो महादेवी वर्मा ने कहा ठीक है, जरूर आए। उनका सूप यहाँ मिलता नहीं, मुझे मालूम नहीं कहाँ क्या है, अगली बार आइए, जरूर आइए। कुछ समय बाद जब महादेवी फिर दिल्ली गई तो इलाहाबाद से सूप ले करके गई।
और स्टेशन से सीधे वो राष्ट्रपति भवन ही गई और राजेंद्र प्रसाद की पत्नी को सूप दिया तो बड़ी पसंद हो गई वो बहुत सारे आशीष दिए उनको। और जो आत्मीयता का सरोवर होता है उसमें डूबी दोनों। खैर बाद के समय में 10 साल राष्ट्रपति रहे थे राजेंद्र प्रसाद। जब राजेंद्र प्रसाद वहाँ से चलने लगे राष्ट्रपति भवन खाली करके तो राजेंद्र प्रसाद बहुत जो कहते हैं डेड ऑनेस्ट उस तरह से के राजनीतिज्ञों में से थे। तो उनकी पत्नी वो सूप भी साथ लेके चलने लगी तो राजेंद्र प्रसाद उन्हें मना किया कि नहीं, ये सूप हम नहीं ले चल सकते क्योंकि ये महादेवी वर्मा ने गिफ्ट किया तुम्हें और उपहार भी राष्ट्रपति भवन के लिए ही होता है। आप कभी राष्ट्रपति भवन आज भी जाइए तो महादेवी वर्मा का सूप वहाँ मिलेगा आपको। तो ऐसे ऐसे लेखक तो हमारे साथ है ना, महादेवी वर्मा होना आसान है क्या। राजेंद्र प्रसाद की देखिए घटना और मुझे याद आ गई। राजेंद्र प्रसाद नए नए राष्ट्रपति बने थे और नेहरू जाहिर प्रधानमंत्री थे और विक्टोरिया क्वीन को आना था लंदन से भारत। तो उनके आने के पहले नेहरू गए राजेंद्र प्रसाद से मिलने और उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, ये प्रोटोकॉल चीज़ें तय करनी पड़ेगी और उनको जब मिलेगी आपसे तो उनको हाथ मिला के उनका अभिवादन करना पड़ेगा। तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि फिर प्रोटोकॉल के साथ मेरी पत्नी भी साथ में होगी। नेहरू ने कहा बिल्कुल होगी। तो कहे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने कहा क्यों? वो कहा अगर पत्नी साथ में होगा और मैं किसी औरत से हाथ मिलाऊंगा तो मेरा वही लालच मलामत कर देगी, बड़ी अभद्र स्थिति हो जाएगी। तो नेहरू ने कहा अच्छा ऐसी कोई बात नहीं, आप रहिएगा पत्नी सपत्नी रहिएगा, लेकिन जब हाथ मिलाने का नंबर हाथ जोड़ के नमस्ते की और जब हाथ मिलाने की बात आएगी तब तक मैं खुद बढ़ के हाथ मिला लूँगा, बात खत्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा किसी को। लेकिन जब मौका आया तो राजेंद्र प्रसाद ने हाथ तो जोड़ा ही, आगे बढ़ के हाथ भी मिला लिया। अब नेहरू बहुत परेशान हो गए कि अब उनकी पत्नी पता नहीं क्या कर बैठेगी, लेकिन पत्नी उनकी शांत रही और कुछ नहीं किया उन्होंने। खैर जब विक्टोरिया क्वीन चली गई तो बाद में नेहरू ने पूछा भाई कि आप तो ऐसा कह रहे थे, नहीं भाभी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा असल में जब आप चले गए मुझे समझा के तो मैंने पत्नी को बताया कि देखो भाई एक अंग्रेज औरत से हाथ मिलाना है तो वो भड़की कि नहीं ये तो ठीक नहीं रहेगा, ये ऐसा गलत काम है। तो वो कह रहे अगर हाथ नहीं मिलाया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो वो कहा अगर नौकरी की बात है तो फिर मिला लीजिए, कोई बात नहीं। तो सोचिए ऐसे ऐसे लोग रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद के बारे में ऐसी ऐसी बातें हैं। राजेंद्र प्रसाद लेखकों का इतना सम्मान करते थे और इतना उनका मान रखते थे कि मैं बताऊं आपको कि वहाँ मध्य प्रदेश में इंदौर में एक लेखक हुए हैं पंडित सूर्यनारायण व्यास। राजेंद्र प्रसाद को जब पता चला कि सूर्यनारायण व्यास को बीपी हो गया है और कुछ और बीमारी हो गई तो उन्होंने सोचा कि चिट्ठी लिख के उनको बाकायदा कई सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में सलाह कि नेपाल के बॉर्डर पर ऐसे मिलता है, अगर आपको न मिल पाए तो मैं आपको व्यवस्था करके भिजवा दूंगा, आप ऐसे इलाज कीजिए वैसे इलाज कीजिए। और नेहरू के समय में दिनकर भी हुए। दिनकर के लिए कहा जाता है कि एक बार लोकसभा में लोकसभा या राज्यसभा में ही सदस्य दिनकर तो जाहिर राज्यसभा की बात होगी, सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो नेहरू अचानक आगे आगे थे और फिसल गए सीढ़ियों पर। तो पीछे दिनकर थे, दिनकर उनको संभाल लिया और गिरने नहीं दिया। तो नेहरू उनका शुक्रिया अदा किया कि बहुत शुक्रिया दिनकर जी। तो दिनकर ने उनसे चुटकी लेते हुए कहा घबराई नहीं, राजनीति जब जब लड़खड़ाती साहित्य इसको इसी तरह संभालता है और उन्होंने संभाल लिया था। इसी तरह एक से एक अनेक अनेक घटनाएं हैं लेखकों के जीवन में, अच्छे अच्छे लेखकों के जीवन में, अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञों के जीवन में। कई बार चीज़ें उलट पुलट भी होती है। जैसे प्रेमचंद है, बहुत बड़े लेखक हैं, उनसे बढ़िया कहानीकार उपन्यासकार हिंदी में अभी तक बताया नहीं गया। प्रेमचंद कहते थे कि साहित्य वह मसाला है जो राजनीति के आगे आगे चलती है। लेकिन बाद के दिनों में उनका कहना पानी मांग गया और वो खुद गांधी के पीछे पीछे चलने लगे थे और गांधीवादी हो गए थे। तो ऐसा भी कई बार होता है। देखिए टॉलस्टॉय एक बहुत बड़े लेखक हुए, उनका किस्सा भी मुझे याद आ गया है। एक बार गोरकी टॉलस्टॉय के यहाँ सुबह सुबह पहुँच गए और उस वक्त टॉलस्टॉय बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत पैसे वाले थे, सब कुछ था, लेकिन और गोरकी तो गरीबों के लेखक माने जाते हैं, लेकिन लोगों में आपस में मित्रता बहुत थी। तो जब टॉलस्टॉय के घर गोरकी पहुंचे तो टॉलस्टॉय एक
सीसी से कार्क, हम लोग बोलते थे उसको ठेठी कहते थे, तो कार्क निकालने में लगे थे और लगातार निकल नहीं पा रही थी कार्क। तो परेशान हुए बहुत टॉलस्टॉय, तो अंततः निकालते निकालते सीसी टूट गई। तो गोरकी बोले ओफ, सीसी टूट गई। टॉलस्टॉय गोरकी पर इतना नाराज हुए, उनका भाग जाओ यहाँ से, तुरंत भाग जाओ, अब तुम्हें मैं चाय भी नहीं पिलाऊंगा। गोरकी ने कहा हुआ क्या? वो कहा तुम्हें ये सीसी का टूटना दिखता है, मेरा टूटना नहीं दिखता है। तो सोचिए लेखक इतना संवेदनशील होता है और इतना भावुक होता है कि सीसी का टूटना भी उसके टूटने के आगे कुछ नहीं होता। लेखक टूटता है, सीसी नहीं टूटती है। मतलब उसका प्रयास से भंग हो गया, वो कार्य नहीं कर पाए और सीसी टूट गई, और वो मान रहा था कि मैं टूट गया हूँ, और गोरकी इस बात को नहीं समझ पाए। इसीलिए मैं बताऊँ आपको कि मैं अपनी व्यक्तिगत राय बता रहा हूँ कि कवियों में तुलसीदास और वेदव्यास से बड़ा कोई कवि नहीं। देखिए महाभारत की भी जो कथा लिखी गई वो पद्य में ही लिखी गई है, बाद में उन्होंने उसको कथा का रूप भी दे दिया, और महाभारत जैसी कथा अभी दुनिया में किसी के पास नहीं है। जितने बोर्ड, जितने रोमांच, जितने रहस्य महाभारत में है, रामायण में है, वो कहीं नहीं है। लेकिन जब आप आधुनिक साहित्य में आएंगे तो टॉलस्टॉय का वार एंड पीस है। वार एंड पीस जैसा उपन्यास, वैसी कथा अभी तक आधुनिक साहित्य में नहीं है। दुनिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया के साहित्य, विश्व साहित्य की बात कर रहा हूँ। और वो आदमी कह रहा सीसी नहीं टूटी, मैं टूटा हूँ, यह आसान नहीं है। सोचिए वार एंड पीस में किसी उपन्यास में मैंने नहीं सुना, कुछ एक जैसे लेखक है मनोहर श्याम जोशी हिंदी में, उनका एक उपन्यास है कसम। कसम एक कुमायूं का शब्द है, कसम माने क्या जाने। तो कसम नाम से उस उपन्यास में मैंने पहली बार देखा कि फुटनोट उन्होंने रखे थे, तमाम सारे कुमायूं शब्दों के नीचे फुटनोट देके उन्होंने हिंदी के अर्थ बताए थे। अब जब वार एंड पीस मैंने पढ़ा तो हिंदी में, अंग्रेजी मेरी बात इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जब उसका अंग्रेजी संस्करण देखा, मैंने पढ़ा तो हिंदी में लेकिन अंग्रेजी संस्करण भी देखा, उसमें देखा कि नक्शे तक लगे हुए हैं। सोचिए किसी उपन्यास में नक्शे, और एक दो नक्शे नहीं, कई नक्शे हैं वार एंड पीस में, और बहुत ही यथार्थ वर्णन है वार एंड पीस में, और उसका कोई जवाब अभी तक है नहीं। बहुत सारे लेखकों की तमन्ना रही है कि मैं भी एक ठो वार एंड पीस लिख दूँ, कोई दूसरा लिख नहीं पाया। बहुत सारे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, लेकिन बात यहाँ हम हिंदी साहित्य की कर रहे हैं। हिंदी साहित्य में एक बात मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि वामपंथी साथियों ने हिंदी साहित्य का बहुत नुकसान किया है। मैंने शुरू में कहा था कि साहित्य सेतु है, जोड़ने का काम करता, तोड़ने का नहीं। वामपंथी साहित्यकारों ने, लेखकों ने, कवियों ने साहित्य के मार्फत लोगों को तोड़ा है, नफरत की नागफनी बोई है, जहर बोया है। उनको इससे अब से सही बचना चाहिए। एक पक्षीय सेकुलरिज्म का जो है ना, उसने न सिर्फ हिंदी साहित्य का बल्कि हिंदी समाज का भी बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया है। आपको बताऊं कि मौलाना आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने एक बयान दिया था जब यहाँ के तमाम मुस्लिम लीग, अच्छा मुस्लिम लीग नहीं, पाकिस्तान बना है तो सभी जानते हैं, तो और बिहार और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने ही बनाया, और यही लोग नहीं गए, और यहाँ बार बार बवाल तब भी करते थे, आज भी करते हैं। तो मौलाना आज़ाद एक बार बहुत नाराज़ हुए और कहने लगे कि एक सैलाब आया था जो चला गया, लेकिन गड्ढों में कुछ पानी रह गया, वो बदबू मार रहा है। वो मुस्लिम लीग के लोगों के लिए कहा था। इस पर मुस्लिम लीग के लोग बहुत नाराज़ हुए। अच्छा, मुस्लिम लीग के लोग, तमाम लोग अपना फेस सेविंग करने के लिए बाद के समय में कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर बैठे, और वो कम्युनिस्टों का चोगा पहन के सेकुलरिज्म की बात करने लगे, और कम्युनिस्टों को बिल्कुल अर्दब में ले लिया, और आज भी वही खेल चल रहा है। तो मौलाना आज़ाद उन्हीं दिनों जब ये बयान दिया था कि कुछ पानी गड्ढों में रह गया, वो बदबू मार रहा है, तो उन्हीं दिनों ट्रेन से कहीं जा रहे थे, अलीगढ़ से ट्रेन गुजरती थी। अलीगढ़ में ट्रेन कुछ समय के लिए रुकी। ये वहाँ के कम्युनिस्ट क्या, वो मुस्लिम लीग के लोग थे जो कम्युनिस्ट बन गए, तो उनको पता चला, तो उन्होंने क्या किया कि वो अलीगढ़ स्टेशन आ गए। स्टेशन आके जो ट्रेन की पटरियों के आसपास जो मैला होता है उसको बटोरा उन्होंने और एक झोले में रखा, और जब ट्रेन रुकी तो मौलाना आज़ाद के डब्बे में जाके उन्होंने वो मैला जो था जाके मौलाना आज़ाद की दाढ़ी पे मल दिया, सोचिए चेहरे पे मल दिया, और मौलाना आज़ाद सन्न रह गए थे कि कर क्या रहे लोग। तो ये है कम्युनिस्टिक और
मुस्लिम लीग की सोच। आज भी देखिए, मैं कुछ लोगों के नाम ले लेता हूँ। असगर वजाहत है, बहुत बड़े लेखक हैं, उन्होंने एक नाटक लिखा है जिद लाहौर नहीं देखा। इतना शानदार नाटक है कि कोई जवाब नहीं उसका। लेकिन आजकल उनकी फेसबुक पोस्टें देखिए तो उनका मुस्लिम लीग का जो कंटेंट है वो बार बार उठ के बहुत वही ढंग से वो अपना मुस्लिम लीग वाला कंटेंट चलाते हैं, बहुत वही ढंग से, बहुत सदासता के साथ चलाते हैं। एक कवि असद जैदी, आप उनकी कविताएं पढ़िए, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सेकुलरिज्म के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, लेकिन उनका कट्टर मुस्लिम जाता नहीं है। तब जबकि कहा जाता है कि साहब कम्युनिस्टों की जबान में धर्म अफीम है, धर्म अफीम है, ठीक मान लिया, आपकी अपनी स्थापना है, मान लिया, लेकिन सिर्फ हिंदू धर्म ही अफीम है, मुस्लिम धर्म अफीम नहीं है। प्रगतिशील लेखक संघ का 75वां सम्मेलन लखनऊ में जब हुआ, मैं उसमें उपस्थित था। उस दिन इत्तेफाक से रमजान के दिन थे और बाकायदा ऐलान किया गया वहाँ कि इफ्तार की व्यवस्था है और नमाज की भी व्यवस्था है। यह क्या था कि धर्म अफीम नहीं था वहाँ तक। तो ऐसी अनेक अंतर्विरोध, ऐसे अनेक अंतर्विरोध है हमारे वामपंथी लेखकों में, जो एक पक्षीय सेकुलरिज्म चला के और समाज में नफरत। ठीक है, सांप्रदायिकता कभी भी शुभ नहीं होती है, कभी भी किसी समाज के लिए शुभ नहीं होती है, चाहे हिंदू सांप्रदायिकता हो, चाहे मुस्लिम सांप्रदायिकता हो, चाहे ईसाई सांप्रदायिकता हो। कोई भी सांप्रदायिकता, कोई भी जातिवाद किसी भी समाज के लिए शुभ नहीं है, किसी भी साहित्य के लिए शुभ नहीं है। लेकिन एक पक्षी हमेशा, एक पक्षी देखिए ना, कहीं कोई बवाल होता है, कहीं किसी मुस्लिम महिला के साथ कुछ हो जाए तो देखिए तूफान बन जाता है, किसी दलित महिला के साथ हो जाए तूफान बन जाता है, किसी सवर्ण महिला के साथ उससे ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं करता उस पर। क्यों नहीं बात करता भाई? बात तो सब अत्याचार, बलात्कार या जो भी कुछ है वो सबके लिए बराबर है। अच्छा, राजनीति के लोग ऐसा करते हैं तो एक बार समझ लिया, मान लिया, लेकिन लेखक भी वही काम करेगा? क्यों भाई? तो फिर लेखक किस बात का है? तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारे समस्याएं हैं। और लेखक जो होता है कि हमेशा जो होता है क्या कि छपे हुए अक्षर को लोग बहुत सच मानते हैं। आप गलत भी लिख देंगे तो लोग कहते हैं नहीं तो छपा हुआ, फला जगह छपा हुआ, फला ने फला लिखा है। फिराक साहब के बारे में कहा जाता था अक्सर, वो अपनी बात जब कहनी होती थी और लोग लगता था उनको कि लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, तो किसी न किसी बड़े आदमी का नाम उस पर लगा देते कि फला ने, ऑस्कर वाइल्ड ने कहा, फला ने लिए कहा, ढकाने ने कहा, और बात अपनी कह रहे होते थे। दुर्भाग्य से विद्यार्थी जीवन में मैं भी ये काम करता था और कह देता था अब प्लेटो ने कहा, अरस्तु ने कहा, और अपनी बात में कह देता था। लेकिन बात, और जाहिर है कि मैंने उस तरह से अरस्तु और प्लेटो को पढ़ा नहीं था। बाद में फिराक साहब के बारे में पढ़ा मैंने, कैसा वो भी कर देते थे। तो एक बार उनके घर पे कोई आए थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने बात में बात की कि ऐसा ऐसा, तो फिराक उनकी बात को काटने के रख दिया कि फला लेखक ने कहा। उन्होंने कह रहे इस लेखक को तो मैं पढ़ रहा हूँ एक फला किताब, और मैं ले आता हूँ किताब, अभी आपको देखता हूँ। फिराक साहब समझ गए कि पोल खुल गए। उनको हर बात साबित नहीं की जाती लेखन में। तो सच यही है कि हर बात साबित नहीं की जाती, लेकिन अपने आप साबित हो जाती है। प्रूफ नहीं दिया जाता, प्रूफ मिल जाता है आपकी बातों में, आपके लिखने में। और आप लिखिए कुछ भी, जांचिए कुछ भी, बतलाइए कुछ भी, लेकिन ये हमेशा रखिए। अब देखिए प्रेमचंद के साथ क्या है, प्रेमचंद क्यों बड़े लेखक माने जाते हैं? अगर वो पूरी तरकारी की बात करते हैं, चटनी की बात करते हैं, तो इस तरह से करते हैं पूरी तरकारी और चटनी कि वो आपके मुंह में आ जाती है, पूरी तरकारी आपके मुंह में, वो चटनी वो खीर आ जाती है। इस तरह से वर्णन करते हैं। आप याद कीजिए कि बूढ़ी काकी कहानी, किस तरह से चीज़ों को वर्णन करते हैं कि अपने ही घर में वो भिखारी बन गई है और चीज़ों के लिए तरस रही है। आप याद कीजिए कफन में जो घीसू माधव है, वो किस तरह से मतलब लाजवाब कहानी है। वो लोग कहते हैं दलित विरोधी कहानी, दलित विरोधी कहानी नहीं हो, लाजवाब कहानी, मतलब एक तरह से सूफीज़म को पाती है वो कहानी। मतलब आध्यात्मिकता से भी आप जोड़ सकते हैं, निर्गुण से जोड़ सकते हैं। वो दोनों शराब पी के, आलू खा के, और कह रहे हैं साहब बढ़ते बढ़ते भी हम लोगों को अच्छा भोजन दे गई है। तो वह जो एक फ़कीराना अंदाज है उसको पेश कर, लेकिन चूँकि वो चरित्र दलित है। अच्छा ऐसा एक काम वही लोग कर सकते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ पाने के लिए। खोना कुछ चाहिए नहीं, उनको तो सब कुछ खो चुके हैं, तो वही ऐसा काम कर सकते हैं। हर कोई नहीं कर सकता। हर कोई तो देखिए ना कि आप किसी के यहाँ चले जाइए टेस्टी में, तो बहुत बड़े बड़े लोग, अगर जैसे बड़े मतलब पैसे वाले लोग, तो लगता है किसी समारोह में आप आ गए हो, किसी त्यौहार में आप आ गए हो। ऐसा कई बार एहसास होता है।
तो वह उनको दिखा, उसमें भी वो दिखाने के उसमें लगे रहते हैं कि साहब तेरा ही है तो श्राद्ध है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें दिखावटी हो जाती है। लेकिन घिसू माधव की कहानी दिखावटी नहीं, वो तो अपना सुख में डूब रहे हैं कि साहब हमें जाते जाते भी बढ़िया भोजन दे गई, चंदे से कफन मिला है और वो खा गए, वो पी रहे हैं आराम से। तो उसका एक जो लालित्य है साहित्य में, उसका कोई जवाब है नहीं। अज्ञे क्या है, आइए अब अज्ञे के लिए बहुत कम लोग जानते हैं कि अज्ञे की पत्नी, जो पहली पत्नी थी संतोष जी, उनका जब उनसे विवाद हुआ और वो बल्ला साहनी से विवाह करना चाहती थी, तो उन्होंने मेरठ में, तो दोनों मेरठ में रहते थे अज्ञे जी, और तलाक का मुकदमा उन्होंने दायर किया और अज्ञे जी पर नपुंसक होने का आरोप लगाया संतोष जी ने। अज्ञे जी समझ गए थे कि ये मुझे छोड़ना चाहती है और उन्होंने उस नपुंसक होने के आरोप को स्वीकार कर लिया था और तलाक हो गया था दोनों का, और बाद उन्होंने बल्ला साहनी से विवाह संतोष जी ने कर दिया। खैर, लेकिन अज्ञे जी जानते थे, अज्ञे जी का एक उपन्यास नदी के द्वीप, कोई पढ़िए ना, अगर उसको पढ़िएगा तो पाइएगा कि एक नपुंसक व्यक्ति उस तरह के वर्णन नहीं लिख सकता, कभी नहीं लिख सकता। जाहिर अज्ञे जी नपुंसक नहीं थे, उनके जीवन में और भी थी। फिर कपिला वात्स्यायन से विवाह किया, कपिला वात्स्यायन IAS थे और उन्होंने उनको तलाक भी दिया, बाद में इला डालमिया के साथ वो रहने लगे और दोनों के संबंध बहुत मधुर थे। और मुझे भूलता नहीं, वो फोटो अखबार में छपी थी, अखबार में क्या, सारिका पत्रिका में मैंने वो फोटो देखी थी कि, और बताया भी, बाद में पढ़ा भी विवरण मैंने कि इला डालमिया जब अज्ञे जी का निधन हुआ तो इला जी ने सबसे पहला फोन कपिला जी को किया और कपिला जी तुरंत आ गई थी, और जिस गरिमा के साथ उनके शव के पास वो बैठी थी कपिला जी और इला जी, और दोनों, मैंने विवरण पढ़े, मैं तो उस वक्त विद्यार्थी था, दोनों गले लग के फपक के रोई थी, और जिस गरिमा के साथ दोनों अज्ञे जी के शव के पास बैठी है, वह गरिमा अब हमारे लेखकों के बीच क्यों नहीं है। देखिए, संबंध होना कहीं कुछ और होना वो व्यक्तिगत विषय है, उस पर मैं किसी के नहीं जाता, ना टिप्पणी करना चाहता हूँ। बहुत सारे लेखकों के बहुत सारी स्त्रियाँ आई, बहुत सारी स्त्री लेखिकाओं के जीवन में बहुत सारे पुरुष आए गए हैं, लेकिन उसका बहुत सारी लेखिकाओं ने तो अपनी आत्मकथाओं में बहुत सारे विवरण दिए हैं। किनका नाम लूँ, प्रभा खेतान का नाम लूँ, कि अजीत कौर का नाम लूँ, कि मैत्रेयी पुष्पा का नाम लूँ, कि कृष्णा अग्निहोत्री का नाम लूँ, बहुत सारे, राजेंद्र यादव का नाम लूँ, कि कमलेश्वर का नाम लूँ, कि मोहन राकेश का नाम लूँ, बहुत सारे। मोहन राकेश की जो चौथी पत्नी अनीता राकेश, उन्होंने एक संस्मरण लिखा है मोहन राकेश के बारे में, चंद सतरे, और क्या क्या विवरण पेश किए उन्होंने मोहन राकेश के बारे में, मतलब पढ़ के आंखें बिल्कुल खुल जाती हैं। वैसे संस्मरण बहुत कम लिखे गए हिंदी में, बल्ला साहनी ने भी लिखे हैं। अब सोचिए ना, एक समय त्रिकोण था, बल्ला साहनी, उपेंद्र नाथ हंस और अज्ञे, तीनों ने आपस में पत्नियों को एक दूसरे को छोड़ा और एक दूसरे को पकड़ा, मतलब अजीब। लेकिन कोई उस पर किसी ने लांछन किसी पर नहीं लगाया, तीनों के बीच आपसी सद्भाव हमेशा बना रहा। आज भी बहुत सारी इस तरह की स्थितियाँ सुनने को मिलती है, लेकिन वो चीज़ें बिल्कुल मतलब विद्रूप होकर सड़क पर आ जाती है, ये ठीक नहीं है। रचना होती है, रचनाकार होता है उसके व्यक्ति के। अब देखिए ना, तुलसीदास के साथ जो चीज़ें हैं या कबीर के साथ तमाम जीवन में इस तरह की विसंगतियाँ हैं, और वो उनका गीत है ना भारत भूषण का, कि असंगत जिंदगी के साथ बार बार रोई, चाह में और कोई, बाह में और कोई, ये बहुत लोगों के जीवन में है। लेकिन रचना में व्यक्तिगत जीवन को उछाला जाए, यह ठीक नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि रचना ही आपको जिंदा रखती है, आपका जीवन नहीं। आपके जीवन को, अब देखिए ना, मैंने राजेंद्र प्रसाद को याद किया, मैं मदन मोहन मालवीय को भी याद करना चाहता हूँ। मदन मोहन मालवीय बहुत अच्छे लेखक हैं और बहुत अच्छे पत्रकार भी, बहुत अच्छे वकील भी, और स्वतंत्रता सेनानी तो वही है। अब बहुत कम लोग जानते हैं कि स्वदेशी गांधी ने उन्हीं से लिया था, और दलितों के साथ जो उनका दलित उत्थान के लिए उन्होंने जो काम किया, उनको तो उनके दलित उत्थान के काम को लोगों ने घटा दिया और ख़त्म कर दिया उनके जीवन को। मैंने उनकी जीवनी पढ़ी है, जो BHU के ही एक प्रोफेसर मुकुट बिहारी ने लिखी है। उसमें ऐसे ऐसे प्रसंग है कि पूछिए मत। एक प्रसंग आता है कि जगजीवन राम BHU में पढ़ रहे हैं और हॉस्टल में रह रहे हैं। जगजीवन राम दलित नेता थे, बाद में हुए, लेकिन उस वक्त पढ़ रहे हैं। तो हॉस्टल में, मेस में उनको खाना खाने नहीं आने देते लोग। सवर्ण जितने विद्यार्थी हैं वहाँ कहते नहीं साहब जगजीवन राम के साथ खाना नहीं खाएंगे। तो जगजीवन राम की थाली अलग कर दी गई है और उनका खाना उनके कमरे में ही भेज दिया जाता है। ये बात जब पंडित मदन मोहन मालवीय को पता चली तो वो आए एक दिन हॉस्टल, और जगजीवन राम को उनके कमरे से बाहर ले आए और मेस में ले गए, अपने साथ खाना खिलाया और उनकी थाली खुद धोई
और कहा कि नहीं आप लोग गलत कर रहे हैं, इनके साथ बैठिए और खाइए पीजिए। कलकत्ते में उन्होंने दलित उत्थान के लिए बहुत सारा आंदोलन चलाया था। क्या नाम है, मदन मोहन मालवीय ने, ये सब भूल गए लोग। उनका हिंदू रूप, उनका पंडित रूप लोगों को याद रहा, और खासकर वामपंथियों ने उनको हिंदू डिक्लेयर कर दिया। ये बहुत गलत काम किया उन्होंने। पंडित मदन मोहन मालवीय ने सिर्फ बीएचयू का ही नहीं, बीएचयू ही नहीं बनाया, उन्होंने चौरी चौरा कांड के 99% उन लोगों को छुड़ा दिया था जिनको फांसी हो गई। बहुत बड़े वकील थे वो, और एक समय कहा जाता था पंडित मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय दोनों की प्रैक्टिस, उन दोनों 10,000 रुपये रोज कमाते थे। वो 10,000 रुपये रोज की प्रैक्टिस थी। आसान था क्या 10,000 रुपये, समझिए कि आज 1 करोड़ हो गया। और उन्होंने बाद में, अच्छा, पंडित मदन मोहन मालवीय का व्यक्तिगत जीवन भी बहुत ही मतलब संघर्षों वाला रहा है। कथा करके, पूजा पाठ करके अपना विद्यार्थी जीवन उन्होंने जिया है, और तब जाके वकील बने हो, और वकील भी बहुत बड़े बने। और परिवार उनका इतना बड़ा था। पंडित मदन मोहन मालवीय असल में इलाहाबाद के रहने वाले, बनारस में भले उन्होंने बनाया, तो मालवीय परिवार इलाहाबाद से आता है। और उन्होंने बनारस में चूँकि उनको ज़मीन दे दी राजा साहब ने, इसलिए वहाँ विश्वविद्यालय बनाया। और हैदराबाद वाला नवाब का जूता भी लोगों को याद ही होगा कि जूता ला के उन्होंने कहा आपको जूता दूंगा, तो जूता ला के टांग दिया। उन्होंने जूता मारने की बात की, उन्होंने लीजिए मारिए, दे दिए। तो वो नहीं, तो जूता देने की बात है, तो जूता लिया और लगा दिया। और अंत में नवाब की माँ आई हैदराबाद की, और मदन मोहन मालवीय, उन्होंने जूता लगा दिया था, नवाब ने यही दिया था। अंत में हैदराबाद नवाब की माँ आई और मदन मोहन मालवीय से हाथ पैर जोड़ के वो जूता लिया वापस। उन्होंने कहा कि वो गलती कर दी है हमारे, उसको माफ़ कर दीजिए, और वो जूता ले गई। तो ये स्थिति। मदन मोहन मालवीय एक समय राजा काला काकर अखबार निकालते थे लीडर, उसका संपादक बनाया उन्होंने। उसमें 200 रुपये महीना, 200 रुपये महीना समझ लिए कहा कि 2 लाख 4 लाख के बराबर होगा। 200 रुपये महीने पर उनको संपादक रखा। और मदन मोहन, सोचिए अमूमन होता है कि मालिकान संपादकों के साथ शर्त रखते हैं, वहाँ संपादक मदन मोहन मालवीय ने शर्त रखी थी राजा साहब काला काकर से, और कहा था कि देखिए आप शराब पीते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन कभी भी आप मुझे बुलाइएगा तो ये देख लीजिएगा कि शराब न पियो, और जिस दिन आप शराब पी के मुझे बुला लेंगे मैं नौकरी छोड़ दूंगा। राजा साहब काला काकर ने बहुत दिनों तक ये वादा निभाया, शराब पी के उनको नहीं बुलाते थे। एक रात उन्होंने बुला लिया किसी काम से, और वो शराब पिए थे। मदन मोहन मालवीय ने जब देखा कोई शराब पिए तो उनसे कोई बातचीत नहीं की, और चुपचाप वो वहाँ से उठ के चल दिए और इस्तीफा लिख कर भेज दिया। काला काकर राजा ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, और लेकिन मदन मोहन मालवीय लौट कर गए नहीं बहुत समय। लेकिन वो 200 रुपये उनको हमेशा हर महीने भेजते रहे। बाद में एक कार्यक्रम में दोनों की भेंट हुई, तो मदन मोहन मालवीय ने राजा साहब से कहा कि भाई मैंने तो आपकी नौकरी छोड़ दी है, और आप फिर भी 200 रुपये हर महीने हमारे घर भेजे जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो राजा साहब काला काकर को फिर भी उम्मीद थी कि मदन मोहन मालवीय आ सकते हैं। उन्होंने कहा देखिए मैं आपको कर्मचारी समझता ही नहीं हूँ, मैं अपनी खुशी से 200 रुपये भेजता हूँ, कर्मचारी के नाते नहीं भेजता हूँ। आप आइए ना आइए आपकी खुशी है, लेकिन यह तो मैं भेजता रहूँगा, आप समाज काम कर रहे हैं, करते रहिए। अब मदन मोहन मालवीय फिर लौट के देंगे। ये पहली घटना है मेरी जानकारी में कि इस तरह से संपादक अपनी शर्त रख सकता है। बहुत सारे रीढ़ वाले संपादक मैंने देखे हैं, उनके साथ काम भी किया है, लेकिन मदन मोहन मालवीय जैसे संपादक, उन्होंने बतौर संपादक भी एक से एक काम किए हैं, बतौर वकील भी एक से एक काम किया, और स्वतंत्रता सेनानी तो है ही है। तो स्वदेशी का भी उन्होंने मुकदमा लड़ा, और ये भी कहा कि अंग्रेज यहाँ से बहुत सारी पेंशन ले जाते थे। उस वक्त 5 करोड़ रुपए महीने की पेंशन थी जो ब्रिटिश जाती थी यहाँ के अंग्रेज अफसरों की पेंशन। तो उन्होंने रुकवाया उसको, कहा कि नहीं वहाँ के हैं वही रहे, यहाँ कि कोई कर्मचारी छोड़े। तो ICS अफसर थे, वहाँ से आए तो वहाँ गए वही पेंशन मिलेगी, यहाँ से पेंशन नहीं, और रुकवा दिया उन्होंने, नहीं जाने दिया। इतना ही नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं हिंदी के लिए भी मदन मोहन मालवीय ने बहुत काम किया। हम लोग चूँकि हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक आंदोलन चलाया कि हिंदी के लिए, और आंदोलन उन्होंने देखा कि सफल नहीं हो पा रहा। बार बार उन्होंने कहा कि ये उर्दू कचहरियों में, आज भी आप देखिए बहुत सारे उर्दू शब्द कचहरियों में, थानों में मिलेंगे, तो उसको हटाने के लिए उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया। और आंदोलन जब सफल होता नहीं देखा उन्होंने, बार बार हिंदू मुस्लिम हो जाता था, तो उन्होंने मुकदमा किया हिंदी के लिए कि हिंदी में कर दिया जाए सब कुछ, क्योंकि कोई अंग्रेजी और उर्दू दो ही भाषाएँ थी उस वक्त कचहरियों में और थानों में। तो उन्होंने कहते इसको हिंदी किया जाए, क्योंकि आम जनता न उर्दू समझती है न अंग्रेजी समझती है। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि नहीं ये तो मुसलमानों से आप लड़ाई कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम का भेद उन्होंने भी फिर खड़ा किया। तो मदन मोहन मालवीय ने मुसलमानों को समझाया कि देखिए आपके यहाँ भी अब उर्दू उतनी रहेगी, हमारे यहाँ भी नहीं रहेगी, शब्द वही रहने देते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि सिर्फ लिपि बदल देते हैं।
मुसलमान इस पर राजी हो गए, उनका ठीक लिपि बदल दी है लेकिन शब्द उर्दू रहेंगे। तो देवनागरी कर दी उन्होंने, बहुत जो हिंदी के लिए बुनियादी काम किया, ये पहला काम मदन मोहन मालवीय ने किया। बाद में फिर पुरुषोत्तम दास टंडन है, श्री नारायण चतुर्वेदी है, और क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करते रहे हैं। और पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने गोरखपुर जैसी जगह में 3 दिन लगातार कवि सम्मेलन कराया, 24 घंटे कवि आते रहे, श्रोता आते रहे, जाते रहे, और कवि सम्मेलन आबाद रूप से चलता रहा। स्कूलों में पहले प्राइमरी स्कूल में भी हिंदी नहीं थी, हिंदी विषय ही नहीं पढ़ाया जाता था, अंग्रेजी और उर्दू पढ़ाई जाती थी। पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी ने काम किया, उन्होंने हिंदी को न सिर्फ पाठ्यक्रम में रखवाया, वो शिक्षा अधिकारी थे ब्रिटिश पीरियड में भी, उन्होंने उसको हिंदी को पाठ्यक्रम में रखवाया और उसको अनिवार्य करवाया। न सिर्फ इतना, बल्कि आपको याद होगा हम लोगों के समय में हम लोग जब पढ़ते थे तो अंताक्षरी होती थी, वाद विवाद प्रतियोगिता होते थे, हर स्कूल में कवि सम्मेलन भी होते थे। ये पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनिवार्य कर दिया था हर स्कूल के लिए, और होता था। अब तो खत्म हो गया, अब हिंदी विषय ही खत्म हो रहा है। अब सोचिए कि CBSE में, ICSE में हिंदी में आप पास हो चाहे फेल, एक तो एलिमेंट्री हिंदी अनिवार्य भी नहीं है, और आप पास हो चाहे फेल हो उससे कोई लेना देना, आपको अंग्रेजी और मैथ में पास होना चाहिए बस। तो हिंदी तो ऐसे ही खत्म हो रही है, ये किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता। तमाम सारे जो हिंदी के लिए इतनी मेहनत की गई, हिंदी आज भी बताऊं आपको कि कोई भी भाषा विद्वान नहीं बनाते, भाषाविद नहीं बनाते, ये बनाते हैं 2 लोग, एक रोजगार, दूसरे बाजार। तो हिंदी में रोजगार तो नहीं है, अंग्रेजी तो सारा का सारा अंग्रेजी में। हिंदी का बाजार इतना बड़ा है कि अमेरिका और चीन जैसे देश अपने हिंदी पढ़ाई करा रहे हैं, क्योंकि उनको बाजार को साथ रहा है, और बाजार हिंदी का ही ज़्यादा है। मैं बहुत तो नहीं, थोड़ा बहुत घुमा हूँ, जैसे नॉर्थ ईस्ट गया हो, साउथ में भी, दक्षिण भारत में भी गया हो, इधर पंजाब की तरफ भी गया हो। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जहाँ हर कोई समझ लेता है। अब दक्षिण भारत में भी मैं गया हूँ तो वहाँ भी लोग हिंदी टूटी फूटी ही बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। बल्कि अभी तो मैं एक यज्ञोपवीत में गया था, तो वहाँ लोग उपनयन कहते हैं। उस उपनयन में देखा कि हमारे यहाँ जिस तरह से उपनयन संस्कार होता है, ठीक सब कुछ वही, इतना नहीं, हिंदी में वहाँ उस मंदिर में वो लोग सारा काम करते हैं। मंदिर में हिंदी की भजनें बज रही थी, तो मैंने वहाँ पूछा, कह रहे हिंदी समझते हैं लोग यहाँ? तो कह रहे हाँ, हिंदी भजन ही हम लोग गाते हैं। और वहाँ जैसा नहीं कि तमिल में भजने नहीं है, मलयालम में भजने नहीं है, सब है, लेकिन वो पॉपुलर भजने वहाँ हिंदी की है। मंदिरों में सब कुछ वही हिंदी में काम होता है, और सब कुछ वही होता है जो हमारे यहाँ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें मेल खाती है। सुब्रमण्यम भारती को आप कभी पढ़िए, लगता है क्या अगर उनका मतलब भाषा हटा दिए, तमिल हिंदी बर्बाद के, तो लगता ही नहीं कि तमिल का कवि हो, तो लगता है हिंदी का कवि है। तो बहुत सारी चीज़ें हिंदी को जोड़ती। देखिए महात्मा गांधी, लेकिन हिंदी के लिए उन्होंने जानते थे कि हिंदी से ही सब कुछ हो सकता है, और हिंदी को ही उन्होंने आज़ादी की लड़ाई की भाषा बनाई, वही माध्यम बनाया। नासिस में जाइए, लता मंगेशकर के गाने आपने सुने, मैंने शिलांग में सुने हैं, गुवाहाटी में सुने हैं। लता मंगेशकर लोग वहाँ गाड़ियाँ चलाते हैं और लता मंगेशकर बज रही होती है, तो जाहिर है हिंदी लोग समझ रहे होते हैं तभी तो। इसी तरह कहीं भी जाइए आप, और लेकिन हिंदी का बाजार इसीलिए इतना बड़ा। पहले हिंदी अखबारों में कार के विज्ञापन नहीं आते थे, क्योंकि हिंदी के अखबारों के पाठक को मान लिया था तो उसकी पॉकेट नहीं है कि हिंदी में वो हिंदी वालों की को कार खरीद सके। आज देखिए ना, कार के या जितनी लग्जरियस चीज़ें, सारे विज्ञापन हिंदी अखबारों में आते तो हैं। क्यों? इसलिए कि हिंदी का बाजार अब बड़ा हो गया, हिंदी समझने वाले लोग ज़्यादा हो गए। बस हिंदी साहित्य में समस्या हो गई है कि ये यहाँ चुनी हुई चुपियाँ, चुने हुए विरोध और नफरत और नाकफनी जो है ना, वो वामपंथियों ने इस कदर खड़ा कर दिया है, उसको तोड़ने की जरूरत है। प्रकाशकों ने जो पाठकों का संबंध लेखकों से ख़त्म कर दिया है, वो सारी किताबें आपकी छपती और जाके सरकारी लाइब्रेरियों में कैद हो जाती है। अब लाइब्रेरी कौन जाता है? बहुत कम लोग जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी तो इंटरनेट पे है, नेट पे लोग पढ़ रहे हैं। हमारा ब्लॉग है सरोकारनामा, 10-11 लाख की हिट है, पढ़ रहे हैं तभी तो। और लोग खूब पढ़ रहे हैं, न सिर्फ पढ़ते हैं, दुनिया भर में पढ़ते हैं। और मेरे पास तो अमेरिका कनाडा तक से फ़ोन अक्सर आते हैं, और लोग, और देश में तो लोग बताते ही रहते हैं, चिट्ठियाँ लिखते रहते हैं। चिट्ठियों की स्पीड अब कम हो गई, नहीं, फ़ोन पे मैसेज पे लोग अक्सर बताते रहते हैं। बहुत सारे लोग हमें नहीं जानते, हमें हमारी रचनाओं को जानते हैं और उसके मार्फत बात करते हैं। तो ये इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट न होता तो बड़ी मुश्किल थी हिंदी के लिए। ये प्रकाशकों ने जो हिंदी किताबों के लिए दुश्मनी की भूमिका निभाई है ना,
उस गैप को इंटरनेट ने पाट दिया है। पाठकों से हम लेखकों को जोड़ दिया है आबाद रूप से। अब लोग कहते हैं कि साहब ये तो फ्री में पाते हैं लोग पढ़ते हैं। कैसे फ्री में पाते हैं जरा हमें बताइए आप। क्या इंटरनेट चार्ज नहीं देते हो? इंटरनेट का पैसा नहीं देते? बिना पैसा दिए इंटरनेट सर्विस मिल जाती है उनको। इसी तरह किताबें भी आप जब सस्ती रखें, इंटरनेट सस्ता है इसलिए लोग इंटरनेट ले ले रहे हैं, इसलिए लोग पढ़ रहे हैं। किताबें जब सस्ती होगी, गीता प्रेस की किताबें क्यों बिकती हैं गोरखपुर गीता प्रेस की? इसलिए कि सस्ती है, सुलभ है। हर शहर में गीता प्रेस की किताबें आपको मिलेगी, लेकिन कोई एक प्रकाशक ऐसा नहीं कह सकता कि हमारी सारी किताबें हर शहर में मिलेगी, नहीं मिलती है। अरे पुस्तक मेलों में सारी किताबें, प्रकाशकों के स्टॉल लगते हैं। एक तो सारे प्रकाशक आते नहीं, मुश्किल से 10% प्रकाशक आते हैं पुस्तक मेलों में, और वो 10% प्रकाशक भी अपनी 10% किताबें ही लाते हैं। हर बार वही किताबें जो कि बिकती है वही लाते हैं, नई किताब तो लाते नहीं जल्दी वो। तो ये समस्या जो प्रकाशकों ने लेखक और पाठक के बीच रखा है ना, उसको भी तोड़ने की जरूरत है। और जब सस्ती किताबें होगी, सरल किताबें होगी, तो लोग पढ़ेंगे, लोग जुड़ेंगे। और साहित्य का होना किसी भी समाज के लिए, देखिए ना हमारे यहाँ बंगला क्यों रिच है? बंगला साहित्य बहुत रिच है, मराठी साहित्य बहुत रिच है। बंगला में मैंने देखा है लोग लाइन लगा लगा के किताबें खरीदते हैं पुस्तक मेलों में या और भी जगहों पे लोग। लेकिन हमारे यहाँ हिंदी में दुर्भाग्य है कि श्याम बेनेगल बहुत बड़े डायरेक्टर है हिंदी फिल्मों के, लोग हिंदी ना वो पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं। सोच लीजिए, बहुत सारे अभिनेता हैं जो हिंदी पढ़ नहीं सकते, हिंदी लिख नहीं सकते, वो रोमन में हिंदी डायलॉग बोलते हैं। और देखिए ना उनके यहाँ जब उनको कोई पुरस्कार कोई मिलता है, कोई अवार्ड मिलता है, तो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं लोग, भाषण अंग्रेजी में देते हैं, सारी अपनी सद्भावनाएं अंग्रेजी में बताते हैं। ये क्या है? हिंदी समाज को, ऐसे अभिनेताओं को, ऐसे लोगों को, ऐसे आप कभी कहीं, अब तो थोड़ा बदल गया है पार्लियामेंट, हमारे एक समय पार्लियामेंट में, संसद में अंग्रेजी में इतने ज़्यादा भाषण होते थे, इतने भाषण होते थे कि लगता ही नहीं था कि भारत की लोकसभा है, भारत की राज्यसभा है। अब थोड़ा सा बदलाव आया है। अच्छा, उनकी हिंदी पढ़ लीजिए आप लोकसभा या राज्यसभा की, प्राकक्षण जैसे शब्द मिलेंगे आपको, तो कोई क्यों हिंदी को स्वीकार करेगा? तो हिंदी को हमेशा बाजार और रोजगार, कोई भी भाषा हो चाहे। अब देखिए अंग्रेजी कितनी उदार भाषा है। लोग समझते हैं कि ज्ञान विज्ञान साइंस की सारी किताबें तो अंग्रेजी में, गलत समझते हैं, कुछ नहीं अंग्रेजी में, जान लीजिए आप। जितनी साइंस की किताबें हैं सब फ्रेंच में है। अंग्रेजी ने होशियारी है कि उस फ्रेंच को अपने यहाँ ले लिया और रोमन वो भी लिखा जाता, और उसका रोमन ट्रांसलेशन करके अपना अंग्रेजी ट्रांसलेशन कर लिया और कह दिया कि साहब ये अंग्रेजी की किताबें, और लोग अंग्रेजी समझ के पढ़ रहे हैं। फ्रेंच उच्चारण हटा के, प्रोनाउंसिएशन हटा के अपना अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन बना दिया। सारी किताबें फ्रेंच की हैं, साइंस की, जान लीजिए आप। जो अंग्रेजी में जो भी किताब दिखी आपको साइंस की, सब के सब फ्रेंच में है। अंग्रेजी ने अपनी उदारता दिखाई और अपना बना लिया। तो यहाँ तो जब हिंदी में कभी कोई अंग्रेजी शब्द कोई डाल देता है, कभी कोई उर्दू शब्द डाल देता है। पहले लोग कहते थे संस्कृत लिस्ट हिंदी है। अरे काहे कि संस्कृत से तो हिंदी पैदा हुई है, अपनी लोक भाषाओं से पैदा हुई है। अगर उसमें हिंदी में देख ली ना कि भोजपुरी, अवधी, ब्रज न मिले तो हिंदी है कहाँ? हिंदी को तो पहले खड़ी बोली कहते थे। अब सोचिए कि एक हुए पंडित रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हम लोग कहते हैं, वो मैट्रिक पास थे, हाई स्कूल। और मदन मोहन मालवीय ने जब BHU बनाया तो हिंदी विभाग का अध्यक्ष उनको बनाया। बहुत विरोध हुआ उनका, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। मालवीय जी से लोगों ने कहा कि ये तो गलत हो रहा है, यूनिवर्सिटी में हाई स्कूल पास आदमी विभाग अध्यक्ष बनेगा। तो मालवीय जी ने कहा कि मैंने सही चयन किया, आप लोग घबराइए नहीं, ये सब ठीक काम करेगा। आज भी BHU का हिंदी विभाग सबसे समृद्ध विभाग माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल को सिर्फ हिंदी नहीं आती थी, सिर्फ संस्कृत नहीं आती थी, वो उर्दू फारसी की भी जानकार थे, तमाम भाषाएं जानते, तमाम भाषाओं से उन्होंने अनुवाद भी किए। पद्मावत जो है जायसी का, वो सोचिए कि फारसी में है। फारसी में जब रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को पढ़ा तो उनको लगा ये तो हिंदी का ग्रंथ हो सकता है, और उसका लिप्यांतर, अनुवाद भी नहीं कराया। पद्मावत का सिर्फ लिप्यांतर कराया। अवधी फारसी लिपि में भले लिखा गया है पद्मावत, इस जुबान उसकी अवधी है। जैसे रामचरितमानस तुलसीदास ने भले लिखा है अवधी में, जुबान अवधी है, लेकिन हिंदी में उसको स्वीकार कर लिया गया। सूरदास ने सब कुछ ब्रज में लिखा है, उसको स्वीकार कर लिया गया हिंदी में। तो अपनी बोलियों का भी बहुत योगदान है। तो फारसी से जब पद्मावत आती है, बहुत लोग जानते हैं हिंदी में लिखी गई, ऐसा नहीं है, वो अवधी में लिखी, ऐसा नहीं हो। तो फारसी लिपि है उसकी, और उसको उठा के रामचंद्र शुक्ल लाते हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने ऐसे बहुत सारे काम किए, ये कब लोग जानते हैं। सोचिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक थे,
और जब संपादक बनाए गए सरस्वती के तो उनको 25 रुपये महीने की तनख्वाह दी गई थी उस वक्त, तब जबकि वो रेलवे में अफसर थे और 200 रुपये महीने दोनों पाते थे। 200 रुपये महीने की नौकरी छोड़ के आए थे सरस्वती निकालने, और क्या उन्होंने निकाला उस वक्त। एक घटना मैं बताता हूँ, ज़्यादा नहीं। प्रेमचंद उस वक्त नए लेखक थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनको छापना शुरू किया, और न सिर्फ छापना शुरू किया, जो विवरण मिलते हैं प्रेमचंद की कहानियों को रीराइट किया उन्होंने, कई कहानियों को, और इतने नहीं, उसका शीर्षक तक बदल देते। एक बहुत मशहूर कहानी है प्रेमचंद की, पंच परमेश्वर। प्रेमचंद ने जब सरस्वती में छपने के लिए भेजा तो उसको शीर्षक दिया था पंचों के भगवान। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसको बदल के पंच परमेश्वर किया। अब सोचिए, पंचों के भगवान और पंच परमेश्वर में कितनी दूरी है। पंच परमेश्वर कहना कितना आसान होता, पंचों के भगवान कहना कितना मुश्किल होता। और सोचिए कि उर्दू और हिंदी में बहरापा है, मानते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके शब्द को लेने में, अच्छा भाषा तो कोई हो, सारी भाषाएं आपस में बहरे हैं, जैसे नदियां हैं मिलकर चलती हैं। अब गंगा को लीजिए, आप कभी जाइए प्रयाग, जमुना में मिलने के पहले देखिए गंगा कितनी तलमिंगी है, मतलब पतली है। जब जमुना से मिलती तो उसका पार्ट बड़ा हो जाता है। आप आइए बनारस में गंगा को देखिए, कितनी बड़ी गंगा है। आप जैसे नदियाँ एक दूसरे से मिलती जुलती है और बड़ी होती चलती है, जैसे नदियाँ मिलजुल के चलती है और बड़ी होती चलती है, वैसे भाषाएं भी मिलजुल कर जब चलेगी तभी बड़ी होगी। कोई भी भाषा हो, उसको आपस में मिलजुल के, कोई भाषा बुरी नहीं होती है, लोग बुरे होते हैं। कोई संस्कृति बुरी नहीं होती, लोग बुरे होते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। तो भाषाएं बहने हैं, भाषाएं नदियाँ हैं, और नदियों को जैसे बहने मिलजुल के रहती है, जैसे स्त्रियाँ मिलजुल के रहती है, जैसे हम सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, वैसे भाषाओं को भी आपस में। सोचिए ना, हिंदी में तो अजब स्थिति है, अंग्रेजी में हर साल कम से कम अंग्रेजी डिक्शनरी में 10,000 शब्द हर साल नए आ जाते हैं। हमारी हिंदी में वही काबिल मुल्के की डिक्शनरी चल रही है, वही बाहरी की डिक्शनरी चल रही है, और कभी संशोधित ही नहीं होती, वही चल रही है। हमारे गोरखपुर में एक कवि हुए हैं त्रिलोकीनाथ उपाध्याय, उनकी एक कविता है, और बड़ी मार्मिक कविता है, बहुत पुरानी, मतलब ज़्यादा 30-40 साल पुरानी कविता है। उसमें आता है कि एक आदमी है जो मजदूर है गांव में, वो अपने लड़के को बड़े मतलब शौक से स्कूल भेजता है पढ़ने के लिए, और लड़का शहर में आ जाता है पढ़ने, और उसके सारे शौक बिगड़ जाते हैं, और सिनेमा और तमाम जो भी शराब चीज़ें चलता रहता है, और हर साल फेल होता रहता है। तो और मजदूरी कर करके बेचारा पैसा भेजता है वहाँ भी, और यह हर साल फेल हो जाता है, फिर भी नई किताबें खरीदता है। क्या तो कहता है कोर्स बदल गया है। तो उस कविता में बहुत सारे विवरण आते हैं। तो उसमें बाप एक बार दुखी होकर पूछता है कि क्या डिक्शनरियों हर साल बदल जाने, तो कोर्स बदल गया, क्या मतलब डिक्शनरी बदलने की कोई कल्पना ही नहीं हिंदी में कि डिक्शनरी, अरे जब शब्द नए आएंगे तो डिक्शनरी भी बदलेगी। हमारे यहाँ डिक्शनरी बदलती ही नहीं जल्दी। वो तो कहिए कि हमारे एक भाषाविद है अरविंद कुमार, उन्होंने हिंदी में पहला थिसारस पेश किया, और तमाम सारे शब्दों को जोड़ते जा रहे हैं, थिसारस और डिक्शनरी तो वो कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे प्रकाशक उन्होंने, कभी हमने सुना राजकमल ने छापा है, राजकमल का राजपाल एंड सन्स ने छापा है बाहरी की डिक्शनरी। उन्होंने बाहरी को कभी पैसे वैसे शुरू में जो दे दिए, बाद में पैसे भी नहीं दिए। बाहरी भर गए, काबिल मुल्के भर गए, उनको पैसे भी नहीं देते थे, हर साल छापते थे, देते ही नहीं थे पैसे। वो कभी वो लोग विद्वान लोग थे, सरल लोग थे, कभी पैसा मांगने भी है। अच्छा, जब पैसे नहीं देंगे तो उनको संशोधित भी नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? अच्छा, उनसे कभी कहा, उनको पता ही नहीं चलता है कि कब क्या छप गया, कब क्या हुआ। तो ये जो हिंदी में जो ये परंपरा है, ये गलत परंपरा, हर साल इसमें भी शब्द जुड़ने चाहिए। अब सोचिए, अंग्रेजी में एक लाठी चार्ज शब्द है, लाठी तो हिंदी है, और उन्होंने चार्ज उसमें अपना जोड़ दिया, लाठी चार्ज बना दिया, और हिंदी में भी वो स्वीकार हो गया और अंग्रेजी में भी स्वीकार हो गया। एक से एक बड़े बड़े अखबार लाठी चार्ज दिखते हैं। तो भाषाएं आपस में बहने बनेगी तभी आगे चल के बड़ी बनेगी। अंग्रेजी ने सबसे बड़ी उदारता इसीलिए दिखाई, हर साल 10,000 शब्द जोड़ना आसान नहीं होता। उनके डिक्शनरी लिखने वाले लोग, बनाने वाले लोग लगातार उस पर मेहनत करते रहते हैं। वेबस्टर्स डिक्शनरी है अंग्रेजी में, वेबस्टर्स डिक्शनरी कई वॉल्यूम है। सोचिए, अलग अलग विषयों पे अलग अलग शब्द हैं। साइंस की डिक्शनरी अलग है, बॉटनी की अलग है, लैंग्वेज की अलग है, और उसमें इतने नहीं है, तमाम सारे उच्चारण भी वो सिखाते हैं उस डिक्शनरी में। हमारे यहाँ तो उच्चारण की कोई मतलब नहीं है। अब सोचिए, मैं एक बार चीनी कहानियों पर मैं काम कर रहा था, तो चीनी लेखक एक लूसुन, मैं उधर दिल्ली में था, लूसुन हम लोग जानते हैं। जब चीनी एम्बेसी के लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा नहीं, लूसुन तो शब्द ही नहीं हमारे यहाँ, 100 का कोई प्रोनाउंसिएशन है ही नहीं हो क्या, कोई 100 शब्द ही नहीं हो क्या, वो है लूसुन, ज है लूसुन, आप लोग लूसुन कहते हैं। तो उनके यहाँ 100 का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, कोई उच्चारण ही नहीं है।
इसी तरह तमाम भाषाओं को समझने के लिए वेबसाइट डिक्शनरी में बताते हैं कि वो किस भाषा में क्या उच्चारण हो सकता है, यहाँ तक है। हमारे हिंदी में क्या, कुछ नहीं। तो हिंदी को, और अभी लोग कहते हैं ना राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा, हिंदी नहीं बन पाई। सच है कि जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदी समर्थ ही नहीं। हिंदी सिर्फ साहित्य से, या कोई भी भाषा सिर्फ साहित्य से समर्थ नहीं होती, उसमें ज्ञान विज्ञान को भी जोड़ना पड़ता है। हिंदी आज भी, हिंदी पे तमाम इतने 70-72 सालों से काम चल रहा है राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सरकारी तौर पर। वो काम जस का तस वही का वही है। आपके पास साइंस में किताबें नहीं है, कानून की किताबें नहीं, तमाम विषयों में, इकोनॉमिक्स में आपकी किताबें नहीं, कैसे राष्ट्रभाषा बन जाएगा? और जब शब्द ही नहीं है आपके पास, किताबें नहीं, आपको जानकारी नहीं है, तो राष्ट्रभाषा बदलने सिर्फ साहित्य से नहीं होता। लोग कहते हैं कई बार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अच्छा, पता नहीं कैसे हिंदी राष्ट्रभाषा तो नहीं बनी, राज्यभाषा बन के रह गई है, क्योंकि हिंदी को लोगों ने दरिद्र बना रखा है। कहते रहो, हिंदी में अगर हिंदी का बाजार न होता तो हिंदी कब तक तिरोहित हो गई होती। हिंदी को बाजार से संभाल रखा है। जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो राष्ट्रभाषा कैसे बनेगी? अगर कहीं कुछ करना होगा तो खाली अटल बिहारी वाजपेयी की तरह हिंदी में भाषण जाके संयुक्त राष्ट्र संघ में देने से काम नहीं चलेगा। आपके पास साइंस के शब्द होने चाहिए, आपके पास लॉ के शब्द होते, तमाम और विषयों के शब्द होने चाहिए। खाली साइंस और लॉ थोड़ा होता है, बहुत सारे विषय, साइकोलॉजी है, तमाम सारे विषय, सोशल साइंस है, तमाम सारे विषय, आपके पास शब्द ही नहीं। अच्छा, इतिहास के नाम पर क्या हुआ? आपने सब मुस्लिम लीग के लोगों को कांग्रेस ने कम्युनिस्टों के उठा के रख दिया। आप पढ़िए ना, मुगल वंशावली आपको पूरी मिल जाएगी, आपको याद होगी। बाबर आया, हुमायूं आया, अकबर आया, सब। अभी पूछ लीजिए ना पुराने राजाओं के, अशोक के बाप का क्या नाम था, कोई नहीं जानता। चंद्रगुप्त के बाप का नाम क्या था, कोई नहीं जानता। अच्छा, बाप जाए उनकी वंशावली नहीं जानता, राम की कोई वंशावली नहीं जानता। मुगल वंश की वंशावली हर कोई जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि हमें पढ़ाया गया पाठ्यक्रम में। तो पाठ्यक्रम भी हमारे इस बेईमानी से पढ़ाए। राणा प्रताप की पीढ़ियों का नाम किसी को मालूम है? नहीं मालूम। शिवाजी की पीढ़ियों का किसी को नाम मालूम? नहीं मालूम है, क्योंकि बेईमान इतिहासकार आ गए, ये इरफान हबीब जैसे लोग। तो वो उन्होंने अपनी बेईमानी से सारे काम किए। तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी तो हालत यह है कि मोदी सरकार आई है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन एनसीईआरटी का चेयरमैन तो तभी का है, अभी वो चेयरमैन नहीं बदल पाया, पाठ्यक्रम नहीं बदल पाया। अब सोचिए कि राणा प्रताप पर कविता लिखने के लिए श्यामनारायण पांडे को सांप्रदायिक घोषित कर दिया गया। हम तो जब पढ़ते थे उसमें श्यामनारायण पांडे की हल्दी घाटी भी पढ़ते थे, चेतन, अब सब पाठ्यक्रम निकाल दिया। क्या तो श्यामनारायण पांडे सांप्रदायिक कवि है? कैसे सांप्रदायिक कवि है भाई? अकबर की महिमा करना सेकुलरिज्म है और राणा प्रताप की महिमा करना कम्युनल है? कैसे? ये क्या है? हम हिंदी का कौन सा पाठ तैयार कर रहे हैं, हिंदी का कौन सा समाज तैयार कर रहे हैं? ठीक है, अकबर को भी हमें जानना चाहिए, हम नहीं कह रहे बिल्कुल नहीं जानना चाहिए, सचमुच जानना चाहिए। इतिहास की हर चीज को जानना चाहिए, एक पक्षीय नहीं होता है। हमारे यहाँ इतिहास भी, साहित्य भी, सब कुछ एक पक्षीय कर दिया गया है। एक जो कहते हैं ना, किसी कानूनी ने कह दिया साहब इस तो सबको एक आंख से देखते, और काना तो उसकी मजबूरी है एक आंख से देखना। हम तो काने नहीं, हमारा समाज तो काना नहीं है, हम क्यों एक आंख से देखें? हम क्यों ना सम्यक नज़र से देखें, बराबर की नज़र से सबको देखें, बराबर की दृष्टि से सबको देखें? इतिहास उसको तोड़ना फोड़ना ठीक नहीं होता। सोचिए, एक घटना में सुना दूँ, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी मुगल नहीं है, जान लीजिए आप लोग, बहुत लोग जानते हैं शेरशाह सूरी मुगल है। शेरशाह सूरी तो अफगानी है, अफगानिस्तान से आए थे उसके पुरखे, और वो हुमायूं का इसमें सेनापति था। उसकी बहुत, शेरशाह सूरी का असली नाम है फरीद खान, बहुत कम लोग जानते हैं। और हुमायूं, बहुत लंबा किस्सा है शेरशाह सूरी का, उसमें नहीं जाता। लेकिन हुमायूं का सेनापति था, और सेनापति बनते बनते उसने हुमायूं को यहाँ से खदेड़ दिया भारत से, हुमायूं भाग गया ईरान। और फिर शेरशाह सूरी ने यहाँ देश पे राज किया 7 साल, और वो अपनी बेवकूफ़ी में मारा गया। बारूद खाने का एक्सपर्ट था और बारूद खाने में ही मारा गया। जब वो मर गया तब फिर हुमायूं लौटा है। हुमायूं लौटा, बहुत जल्दी मर भी गया। अकबर बच्चा है, लेकिन उसको राजा बना दिया जाता है। अकबर ने एक होशियारी ये की कि शेरशाह सूरी के बहुत सारे काम, शेरशाह सूरी ने भारत को बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर दिए, जैसे सड़क है, धर्मशालाएँ है, डाक व्यवस्था है, ये सब दिया। और अकबर ने सबको जारी रखा। उसको मनमोहन सिंह की तरह नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो काम शुरू कर गए, मनमोहन सिंह ने उसको ठप कर दिया। जैसे 4 लेन की सड़क अटल बिहारी वाजपेयी शुरू की थी, मनमोहन सिंह ने आते ही बंद कर दिया था, और 5 साल बंद ही रखा। अगले कार्यकाल में जब उन्होंने दूसरा कार्यकाल शुरू किया, तब जाकर उनको लगा नहीं तो ठीक काम था, तो शुरू किया। अब देखिए ना, चारों तरफ की देश भर की सड़कें कितनी अच्छी हो गई है। 4 लेन जो हाईवे है सारे के सारे अच्छे हो गए, चलना, दूरी कम हो गई है, लोगों की सुविधा हो गई है। तो शेरशाह सूरी के सारे कामों को अकबर ने, बच्चा था वो, उसे शुरू किया और किसी को रोका नहीं। इतना नहीं, शेरशाह सूरी की जीवनी लिखवाई अकबर ने। तो ऐसे भी तो उसके कैसे हम अकबर को नकार कर दें? अकबर था वही गड़बड़,
उसका भी काम मुगल साम्राज्य का विस्तारीकरण ही था। बल्कि मैं बताऊं आपको कि मैं मानता हूं कि दुनिया में अगर सबसे पहला साम्राज्यवादी कोई है तो अकबर है। अपने साम्राज्यवाद के विस्तार में लगातार पड़ा रहा और काम वही अकबर भी करता था जो औरंगजेब करता था। उसको भी मुगल सल्तनत को विस्तार देना था और वही इस्लाम को विस्तार देना था, बस उसने सुलह कुल का एक पर्दा लगा दिया। दोनों काम वही करते, काम करने के तरीके अलग अलग थे। ठीक वैसे ही जैसे दुर्योधन, हमारे महाभारत में दुर्योधन अगर कहता था कि मेरा बाप अगर अंधा है तो उसमें मेरा क्या कसूर, बिल्कुल ठीक कहता था। लेकिन दुर्योधन के जो तरीके थे वो नाजायज थे। लाक्षागृह बनाना, जुआ खेलना, द्रौपदी का चिरहरण करना, ये सारे तरीके दुर्योधन की डिमांड कहीं से, मांग कहीं से नाजायज नहीं थी, जायज़ थी। तो उसने तरीके इतने नाजायज तरीके बनाए कि वो खलनायक बन गया और लगातार वो दुष्ट के तो शकुनी उसका सलाहकार मिल गया। अच्छा, शकुनी के बारे में बहुत कम लोग जानते समझते, सिर्फ उसका मामा था, ऐसा नहीं है। शकुनी तो आया ही था इंद्रप्रस्थ को नष्ट करने के लिए, क्योंकि उसकी बहन को जो गांधारी थी उसको अफगानिस्तान से लोग जबरिया ले आए थे, तो साथ में आया था कि इनके पूरे खानदान को ख़त्म कर देना है। शकुनी तो अपना टारगेट लेकर आया था, ये पढ़ाया नहीं जाता हम लोग को। शकुनी तो अपने लक्ष्य में कामयाब रहा, उसने नष्ट कर दिया सबको, पूरा कौरव पांडव करके उसने इधर उधर कर दिया। शकुनी अपने टारगेट में कामयाब रहा। ठीक वैसे ही जैसे अपने जो कम्युनिस्ट लोग हैं अपने नागफनी बोलने में, नफरत की नागफनी, जहर की नाग, इतना जहर बोल रहे थे समाज में कि एक पक्षी समाज हो गया है कि साहब वो ये है, ये है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? जिससे नदियाँ एक हो सकती है, हमारा समाज भी एक हो सकता है, हमारा साहित्य भी एक हो सकता है। और साहित्य मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ। लेकिन साहित्य सेतु है और सेतु को हमें हमेशा निर्मल बना के रखना चाहिए, हमेशा मतलब पावन और पुण्य बना के रखना चाहिए। मैं एक घटना की और मतलब जिक्र करके कैसे चीज़ें तय होनी चाहिए, एक घटना का और जिक्र करता हूँ और अपनी बात खत्म करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लंबा सुनना, परीक्षा नहीं लेना चाहता लंबा सुना के। हिंदी में एक बहुत बड़े आलोचक हुए हैं पंडित रामविलास शर्मा। निराला के साहित्य साधना जैसी किताबें उन्होंने लिखी है और निराला को तो एक समय चोर डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने, मतलब अपनी बेवकूफ़ी में, अपनी होशियारी में, अपनी बदमाशी में, जो कही आप। रामविलास शर्मा भी उन्नाव के और निराला भी उन्नाव के। निराला भी ब्राह्मण थे, रामविलास शर्मा भी ब्राह्मण थे। उनको अच्छा, रामविलास शर्मा तो अंग्रेजी के अध्यापक थे, अंग्रेजी के आचार्य थे और यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, इंग्लिश में एमए थे। तो उनको बाद में जब उन्होंने थे अंग्रेजी का आदमी बिल्कुल, और उन्होंने जितनी लिखा है, जितना पंडित रामविलास शर्मा ने, उसको पढ़ने के लिए मेरे जैसे व्यक्ति को पूरी एक उम्र चाहिए, इतना लिखा उन्होंने। किस विषय पर? इतिहास पे भी उन्होंने लिखा है, तमाम पौराणिक विषयों पे लिखा है, वेदों पे, उपनिषदों पे, और इसमें मार्क्सवादी आलोचक थे वो, और गजब का काम किया है उन्होंने लिटरेचर पे, इतिहास पे। तो निराला को उन्होंने जब पढ़ा तो उन्होंने कहा इधर, अच्छा अंग्रेजी के अध्यापक थे, उन्होंने कहा नहीं तो सैली और कीट से बड़ा कवि है। और उन्होंने स्टैब्लिश किया, अंग्रेजी चूंकि जाते तो अंग्रेजी समाप्त करना, उन्होंने बताया कि कीट शैली के आगे बेकार है, निराला के आगे कुछ नहीं है। और निराला को स्टैब्लिश किया। निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में लिखी उन्होंने और मोटी मोटी किताबें। निराला को स्थापित किया इन्होंने और बहुत सारे काम किए। मैं उनके काम पर अभी नहीं जा रहा हूँ, एक घटना पर जा रहा हूँ। उस वक्त एक डॉक्टर नागेंद्र भी हिंदी के बहुत बड़े आचार्य थे, वो भी बहुत बड़े आलोचक थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी थे हिंदी में। एक बार किसी बात पर रामविलास शर्मा से उनकी चिक हो गई और उन्होंने रामविलास शर्मा से कहा कि देखो ऐसा है कि तुम चाहे जितना लिख लो, चाहे जो कर लो, तुमको मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कदम नहीं रखने दूंगा कभी किसी कार्यक्रम में। तो रामविलास शर्मा चुप रह गए थे। कुछ साल बीत गए, अचानक डॉक्टर नागेंद्र का एक शिष्य आया और डॉक्टर नागेंद्र से बताया कि देखिए आपने जो कहा था वो बात तो गड़बड़ हो गई। उनका क्या? उनका रामविलास शर्मा से कहा था आपने कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के में कदम नहीं रखने दूंगा, और वो आ रहे हैं। उनका कैसे आ रहे हैं? हमने तो बुलाया नहीं। उनका इतिहास विभाग ने उनको बुला लिया है। डॉक्टर नागेंद्र चुप रह गए। लेकिन जिस दिन कार्यक्रम था इतिहास विभाग में, डॉक्टर नागेंद्र कार्यक्रम के पहले पहुंच गए और रामविलास शर्मा जब आए तो उन्होंने जो स्वागत किया है गले मिलकर, और जिस तरह से भाव विभोर हुए हैं दोनों, रामविलास शर्मा भी भूल गए कि डॉक्टर नागेंद्र ने क्या कहा था। डॉक्टर नागेंद्र तो खुद भूल ही गए थे। रामविलास शर्मा का जिस तरह से उन्होंने स्वागत किया और जिस आत्मीयता से स्वागत किया, और न सिर्फ स्वागत किया, उनके पूरे कार्यक्रम में वो उपस्थित रहे इतिहास विभाग में। हिंदी विभाग और इतिहास विभाग दोनों दो जुदा जुदा विषय है, लेकिन वो
रामविलास शर्मा के व्याख्यान सुन के उनको सियाफ करके तब घर लौटे। और दोनों के बीच कहीं पता नहीं लगा कि कोई वैमनस्यता थी। यह बड़प्पन हमारे आज के लेखकों में भी होना चाहिए। रामविलास शर्मा भी बड़े आलोचक हैं और डॉक्टर नागेंद्र भी बड़े आलोचक हैं। हमारे आलोचकों में आजकल झगड़े बहुत हैं और वैचारिकता के नाम पर जो नफरत है लोगों के अंदर वो खत्म होनी चाहिए। अरे लेखक लेखक होता है, आलोचक आलोचक होता है, कवि कवि होता है। ठीक है, उसकी सहमति कहीं और होगी, आपकी सहमति कहीं और होगी। सबके घर में ही लोग रहते हैं अलग अलग ढंग से, पति पत्नी में, माँ बेटे में, बाप बेटे में कई बार मतभेद रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा है कि सब नहीं है। तो अपनी बात रखिए, लेकिन दुश्मनी की हद तक मत जाइए। अपनी बात पे बिल्कुल अड़ग रखिए, अपनी स्थापनाओं को आप रखिए। जैसे रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र मिले, वैसे हम सबको मिलना चाहिए और सबको आपस में एक आपसी सद्भाव, तमाम विरोध और तमाम वैचारिक मतभेद के एक रहना ही चाहिए और एक साथ रहना चाहिए। क्योंकि साहित्य तो सेतु है ना, पुल है। और पुल जब पुल ही हमारा टूटा हुआ रहेगा, पुल ही हमारा उखड़ा हुआ रहेगा, तो फिर एक नरेश सक्सेना है, उनकी कविता है कि पुल पार करने से नदी पार नहीं होती। सच यही है कि नदी तो नदी में घुस के पार हो। जब आप नदी में घुस के पार करिए तो नाव पे भी बैठ के पार नहीं होती, नदी को तैर के पार कीजिए। तो संबंधों में वो तैरना आना चाहिए, वो एक मिठास आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब हो क्या गया है हमारे यहाँ। गोरख पांडे का एक गीत है ना, कि कविता है बल्कि, राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, यह सुबह सुबह की बात है। तो राजा का बाजा बजाने में सुबह को रात मत कहिए, क्योंकि राजा कह रहा है। इससे बचिए और साहित्य को सेतु बने रहने दीजिए, उसको शुभ बना रहने दीजिए, उसको हमेशा सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना ही है। यही साहित्य है। जब तक यह रहेगा तब तक हम रहेंगे। साहित्य नहीं रहेगा, हमारा पुल नहीं रहेगा, हमारी भाषाएं नहीं रहेगी, तो हम कहाँ रहेंगे। देखिए ना कि वो कहते हैं बच्चा जो होता है वो शुरू में शब्द नहीं जानता, उसके अर्थ, लेकिन वो चीज़ों के अर्थ जानता है। वो जानता है हमें दूध पीना है, वो जानता है हमारी माँ है, वो अर्थ समझता। बच्चा पहले अर्थ समझता, शब्द नहीं समझता। शब्द तो बाद में समझता है। तो जो अर्थ है उसके मन में, और इतना नहीं, जो तमाम सारे जानवर हैं वो भी अर्थ ही समझते हैं, शब्द नहीं समझते। किसी भी भाषा का शब्द हो जानवर समझ लेता है, क्योंकि उसका अर्थ उसको मालूम है ना। मालूम उसको हमको प्यार कहाँ मिलता है, हमको भोजन कहाँ मिल रहा है, हमको कहाँ क्या मिल सकता है, ये जानवर भी जानता है, ये शिशु भी जानता है। शिशु को कहाँ, कोई थोड़ा होता है कि वो ब्राह्मण का शिशु है कि दलित का शिशु, कि अंग्रेज है कि फ्रांसीसी है कि क्या है, पुर्तगाली है, कुछ नहीं। वो तो बच्चा होता है, वो लोग कोई भाषा जानता है ना कोई शब्द जानता है, सिर्फ अर्थ जानता है। तो भाषाओं को उस अर्थ की ताकत को समझना चाहिए। शब्द कहते हैं हमारे शब्द ही ब्रह्म है, ये सही है। तो शब्द की सुंदरता भी बनी रहे और शिशु की अबोधता में वो भाषा हमारी लथपथ रहे, वैसे ही अबोध रहे, वैसे ही सुंदर रहे, सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना से भाव विभोर रहे। तभी हमारा समाज सुंदर बनेगा, तभी हम अच्छे बनेंगे, तभी हमारी भाषाएं, हमारा साहित्य और एक पूरा देश, एक पूरी दुनिया। अब तो दुनिया एक ग्लोबलाइज हो गई, एक छोटा सा गांव बन गई है। कभी हम कोई बात करना चाहे अमेरिका में सेकंड भर में बात कर सकते हैं। चंद्रमा पे भी हम आ ही जा रहे हैं, तमाम मंगल ग्रह की खोज हम कर ही रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन साइंस के आगे हमें अपने को भी जोड़ना पड़ेगा और कहा ना अपनी भाषा को भी समृद्ध करना पड़ेगा, उदार बनाना पड़ेगा। जब तक हम नहीं उदार होंगे, हमारी भाषाएं भी कैसे उदार होंगी, हमारा साहित्य भी कैसे उदार होगा। इसी मनोकामना के साथ, इसी इच्छा के साथ आप सबसे मित्रों विदा ले रहा हूँ। और समय बहुत हो गया, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ कह सकता हूँ। फिर कभी किसी सत्र में मिलेंगे और फिर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। आज तो बातों को नहीं दोहराया ना उन्हें, सुन मैंने क्यों, तू बात नहीं